मोमेंट में जेई मेंस में आया था। विच कंपाउंड एग्जिबिट मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट among the following ये जेई मेंस का सवाल है। तो डायपोल मोमेंट चल रहा है। डायपोल मोमेंट जो है आप वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें जो है आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये है आपके ऑप्शन। अभी कराता हूँ, उसका जगह छोड़ दो उतना। एक क्वेश्चन और है भाई, दोनों एक साथ डिस्कस कर देता हूँ, वो भी जेई मेंस का ही है। डायपोल मोमेंट पूछा है, डायपोल मोमेंट चल रहा है। अगला सवाल है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल significant mu is equal to not 0। ये रहा, ऑप्शन लिख लो। नहीं, एक मिनट। ये ऑप्शन के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये ऑप्शन नीचे दिया, ध्यान नहीं दिया, उसको सही कर लेना। ये 1, ये 3rd है, ये 4th है। अब ऑप्शन है आपका, ये मतलब 4 है, ऑप्शन यहाँ पे है 1st, 2nd, 3rd, 4th। ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड ओनली थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 आपके जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th रोमन में है। इससे बताना है कि इसका म्यू 0 नहीं है, तो उनमें चारों में 1 का हो सकता है या 2 का हो सकता है या सबके ऑप्शन दिए। ठीक है, पहला बताओ। 4th पूछा है कि विच कंपाउंड एग्जिबिट मैक्सिमम डाइपोल एमंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन कुछ करेक्शन था क्या?
ये क्वेश्चन जो है ना, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आया था ना, ये कहाँ पे होगा आपका, इसको सही करो। जो आपने कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। जो ये क्योंकि जो उसमें प्रिंट हो गया है वो मिस प्रिंट होगा, ये होना चाहिए। जो मेरे पास प्रिंट हो गया है वो मिस्टेक होना ये चाहिए कि विच कंपाउंड एग्जिबिट मिनिमम डायपोल मोमेंट्स अमंग द फॉलोइंग्स। मिनिमम कौन सा होगा? सेकंड मैक्सिमम के जगह मिनिमम था, इसमें कौन सा होगा? डायपोल मोमेंट की डायपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो किस पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस पे। आओ चेक करो, इसमें तो एक ही चीज़ है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। तो आपको हम ट्रिक पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, तो हम पढ़ाएंगे नूर लगा दो, नूर। अभी आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। नूर का मतलब पोटेशियम वाले नूर होते हैं। मतलब सब कुछ याद रहेगा, कुछ करना ही नहीं है, ये सब एकदम उंगलियों पे रहेगा। तो नूर का मतलब N का मतलब होता है NH2, O का मतलब होता है OH, और O का मतलब होता है OCH3, और R का मतलब CH3। ये तो ये जो है पोटेशियम होते हैं। पोटेशियम का मतलब ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो देखो यहाँ क्या होगा, तो नूर के अगर नूर ना मिले तो सबको मान लेना कि वो माइनसियम होते हैं। तो देखो नूर चेक करो, तो यहाँ पे NH2 है, तो ये पोटेशियम होगा, यानी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। ये भी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बेंजीन से खींचेगा। दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं, या तो बर्बाद करते हैं तो आबाद करते हैं। यहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी यही है, या तो बर्बाद होगी या तो आबाद होगी। तो ये सब क्या करते हैं? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो देखो ये तो इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अरे यार किसी का तो तुम पैसा दे दो या तो उसे लूट लो। तो यहाँ पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? NO2 की तरफ। नहीं समझ पा रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन किधर गया? NO2 की तरफ। जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है डायपोल भी तो उधर होती है। अरे कल ही तो पढ़ा गया मीना लीना, ये A है और ये B है। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है तो इसे आप क्या बोलते हो? मीना। और इलेक्ट्रॉन जिससे लिया है उसे क्या बोलते हो? लीना। मीना लीना कुछ नहीं है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर गया है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है डायपोल भी किधर होती है? उधर ही। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बेंजीन के कार्बन से किधर गया है? NO2 के पास। तो इलेक्ट्रॉन गया NO2 के पास। तो इलेक्ट्रॉन जब NO2 के पास गया है तो डायपोल किधर जाएगी? उधर की तरफ। तो इसमें तो डायपोल होगा, 100% डायपोल है, और बिल्कुल होगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या होगा? इसने क्या किया है? इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है। पहले इसको क्लियर कर लो यार, ये सही थी यार। देखो मिनट मैं समझाता हूँ, इसको चेक करो। अभी दोनों बात समझा देते हैं। मिनिमम मैक्सिमम क्या है? पहले मैक्सिमम लेता हूँ। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्या, इधर तुम लोग देखो यार, उसको करने दो। ये इलेक्ट्रॉन ये है, ये इधर क्या हुआ? NO2 क्या है? माइनसियम में आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करे? कार्बन से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन किधर गया? NO2 की तरफ। अरे दुनिया में तो जानते हो, कोई आदमी है कटोरा लगा दिया, 10 लोग उसे 10-10 रुपया दे दिए, तो उसका क्या हो जाएगा? उसको रुपया या इलेक्ट्रॉन मिला। 10 लोग क्या करेंगे? उसके लूट लें, उसको कटोरा भी लूट लें, जेब में रखे वो भी लूट लें। तो NO2 क्या किया है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन यानी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लिया? अपने पास। NH2 किस में आता है? देने वाला, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन देते हैं। जितने लोग नूर वाले हैं क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। किसको देंगे? डोनेट टू बेंजीन, यानी बेंजीन को देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? बेंजीन को, यानी ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दिया। तो इलेक्ट्रॉन किधर चला गया? बेंजीन कार्बन के पास। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उधर क्या बोलते हो? डायपोल। तो देखो एक डायपोल ये है कि बेंजीन में गया, तो ये डायपोल गया बेंजीन की तरफ। ये बेंजीन से खींचा है तो एक डायपोल, और ये, तो दोनों का डायरेक्शन किधर है? एक ही डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अरे ये प्लस ये जुड़ जाएगी, तो कितना हो गया? इतना बड़ा। नहीं समझ पा रहे हैं? तो मैक्सिमम वाला समझा रहा हूँ पहले कि मैक्सिमम म्यू किसकी होगी? मैक्सिमम डायपोल किसकी होगी? तो किसकी हो जाएगी? ये सेकंड वाले। क्यों सेकंड की होगी? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो डायपोल उधर, और इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इधर। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। पढ़ाया था
कि भैया अगर कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है μ1 और ये है μ2, तो ये पूरा जुड़ जाएगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा ये। तो क्या बोलेंगे इसको, μr बराबर क्या होगा, μ1 प्लस μ2। जुड़ गया। सिंपल तरीके से, कुछ भी रटना नहीं है। NO2 को कहते हैं बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग यानी माइनसियम कहलाता है, और NH2 होता है बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देना यानी प्लसियम कहलाता है। तो इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिया तो डायरेक्शन इधर, इसने बेंजीन से खींचा तो इधर, तो दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, रिजल्टेंट बढ़ गया। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, खाली इतने बड़ा रहा। इसमें कितना हो गया, इतना पहले बड़ा हो गया। इसमें आओ, इसमें क्या होगा, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा तो डायपोल इधर, इसने बेंजीन को दिया तो इधर। देखो दो वेक्टर, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। अरे एक सीधे सीधे जा रहा है और एक बेंजीन को दे रहा है। तो अगर ये जुड़ेगा तो इसकी तरह नहीं जुड़ेगा, इसका रिजल्टेंट एकदम जुड़ जाएगा, इसका रिजल्टेंट किसी एंगल पे होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, एंगल नहीं दिख रही क्या, तो किसी बीच में एंगल होगी। एंगल पे अगर डायपोल निकालेंगे तो रिजल्टेंट आएगा, लेकिन अगर एक ही लाइन में जुड़ा है तो उसका रिजल्टेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि एंगल वाला क्या करेंगे, μ1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। तो जब फिर रूट लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। अरे रूट मतलब वर्ग जब हटाएंगे तो वैल्यू कितने मिलेगी, छोटी। तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी और ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका भी कम है इसके कंपेरिजन में। अब आओ, ये रहा। तो एक ट्रिक दिया था आपको, क्या दिया था, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड एंगल के। तो इनमें तो देख सकते हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना, कम, तो इसका म्यू क्या होगा, ज़्यादा। इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा तो इसका म्यू बड़ा। नहीं, बॉन्ड एंगल इसका बड़ा है तो म्यू छोटा। अरे दिख नहीं रहा, देखो ये है आपका, ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, तो ये एंगल आपकी क्या मिल रही, छोटी। तो ये एंगल छोटी तो म्यू की वैल्यू क्या हो गया, बड़ा। अगर ये एंगल बड़ी तो इसकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। तो इन दोनों में देखेंगे तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू कम होगी। और अगर सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे तो आपका मैक्सिमम ये होगा। नहीं समझ में आया, दो वेक्टर या दो ट्रेन एक साथ चलती हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये ट्रेन प्लस ये ट्रेन जोड़ लो, बड़ी हो जाएगी। तो ये ट्रेन है, समझ लो। नहीं समझ में आया, अरे वेक्टर में फिजिक्स में चिल्लाए पढ़े होगे। अगर ऐसे कोई जा रहा है तो जुड़ जाएगी, ऐसे कोई खोपड़ी लड़ा रहा है तो घट जाएगी, ऐसे कोई पूछ लड़ा रहा है तब भी घट जाएगी। तो देखो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बड़ी। तो आंसर होगा ये, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये। अब आओ मिनिमम में, मिनिमम में क्या हो जाएगी, देखो ये तो हाई है, ये तो बड़ी हो गई। तो अब आप खुद सोचो कि इनका रिजल्टेंट देखो। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल दो ही के लिए लगा सकते हैं, नहीं समझ सकते, दो के लगा सकते हैं। तो इन दोनों में तो कंपेयर कर लेंगे, लेकिन इसका डायपोल मूवमेंट अपना एक कुछ ना कुछ होगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर एंगल पे बना हो, किसी दो के बीच में एंगल हो या चारों के बीच में एंगल हो, तो आपको देखना होगा कि जिसकी बॉन्ड एंगल कम उसका म्यू ज़्यादा। तो इन दोनों में तो आप बता सकते हैं कि भैया इसकी जो है कम होगी, ये तो बताएंगे, लेकिन ओवरऑल बॉन्ड एंगल से नहीं बता सकते, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ खाली आपका डायपोल है। तो इसका डायपोल हो सकता है कि इन एंगल वालों से इनमें ज़्यादा हो, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू तो यही है। देख लो, ये इसको सप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। अरे पढ़े होंगे ना, इतना तो हाई स्कूल में इंटर में पढ़े होंगे कि NH2 होता है, OH होता है, OCH3 और CH3 होती है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं बेंजीन को। तो देखो NH2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा डायपोल किधर होता है, उधर ही तो होता है। देखो ये मीना है, ये लीना है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो जिधर इलेक्ट्रॉन गया उधर डायपोल। अब इसमें आ जाओ, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग्स मॉलिक्यूल्स सिग्निफिकेंट म्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी म्यू की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है। अगर जिसकी म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसका मतलब वो कैसा होगा, पोलर। सवाल आ चुका है अभी 21 में, पोलर और नॉन पोलर डिसीज कंपेयर कर लो। आओ चेक करो, ये दोनों Cl हैं। और आप फोन लगाओ, मैंने आपको ट्रिक पढ़ाया था, फोन लगाओ। तो ये FON Cl Br कार्बन, ये सल्फर, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो नाइट्रोजन और Cl का इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कार्बन चक्रो, यहाँ क्या है कार्बन और यहाँ क्या है कार्बन। तो देखो कार्बन कहाँ है, यहाँ,
और क्लोरीन कहाँ है यहाँ, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने से वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो किधर जाएगी, इधर, और इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर जाएगी। तो डायपोल किधर होगा, एक डायपोल नीचे और एक डायपोल क्या होगा, ऊपर। ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, म्यू बराबर क्या होती है, 0। तो म्यू बराबर 0, तो इसका म्यू बराबर क्या हो गया, 0। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन में चले जाओ, कहीं पहला लिखा उसे हटा दो, तो पहला कहाँ है, यहाँ और यहाँ, तो यानी ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे तो चेक करा जाता है कि रटा जाता है। अब आते हैं इनमें, ये और ये और ये और ये। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ जो Cn है और यहाँ का जो Cl है, ये देखा गया है। देखने का मतलब क्या, लगभग एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये Cl है और ये Cn है। तो ये देखा गया था कि इनका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, क्योंकि भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला है, पढ़ाएंगे, Cn हो, NO2 हो, नहीं समझ पा रहे थे, NO2 हो, Cn हो, CCl3 हो, ठीक है, COH हो, ये ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, सब ऑर्गेनिक की चीज़ है। ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे मान लो तुम जा रहे हो, दो लोग लूट पड़े तेरे ऊपर, यानी वो तुम छीनने वाले हैं, तो ये लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, छीनने वाले। कहाँ छीनते हैं, बेंजीन से, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो अगर ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, तो ये भी तो Cl लेगा, क्योंकि कार्बन कहाँ बैठा है, यहाँ, Cl यहाँ बैठा है, तो ये भी खींच लेगा। ये देखा गया था कि Cn और Cl का लगभग इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बराबर है। नहीं समझ पा रहा हूँ। अब ये तो लग रहा होगा ये तो Cl है, ये लग रहा होगा Cn है, तो दोनों अलग अलग इंसान लग रहे हैं, अलग अलग जात के लग रहे हैं, तो बराबर कैसे हो सकता है। तो ये देखा गया था लगभग इलेक्ट्रॉन बराबर खींचते हैं। अरे जितना इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, उतने लगभग बराबर इसका है, यानी लगभग बराबर है। तो आप क्या कहेंगे, ये मतलब दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं और एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन है, तो म्यू बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ भी 0 होगा। तो इसका मतलब है पहला और दूसरा तो नहीं होगा। तो पहला दूसरा कहाँ है, यहाँ पहला दूसरा है, नहीं है। तो यानी कौन हो सकता है, इन्हीं में से कोई। अब यहाँ पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, जब आप इसको देखते हो ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लगा होता है, हाइड्रोजन, ये ऐसे हाइड्रोजन लगा होता है। तो अगर हम मान लीजिए ऐसे लगा दिए, देखो ऐसे लगा दिए H, तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ये है वो लोन पेयर, और यहाँ पे लगा दिया हमने H, तो यहाँ पे है लोन पेयर। पढ़ाया था अभी पानी का स्ट्रक्चर। तो ये लोन पेयर रिपल्शन करेगा, ये लोन पेयर रिपल्शन करेगा, तो क्या हो जाएगा, H किधर हो जाएगा, H घूम जाएगी। तो H किधर चला गया, इधर। H किधर चला गया आपका, इधर। अगर ये H घूम गया तो अब एग्जैक्ट तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर नहीं रहेगी। क्या आ जाएंगे, एक कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगी। नहीं समझ पा रहे हो क्या, एक सोना रखा हो, सीधे खींचना कोई दिक्कत नहीं, उसमें 2 रस्सी बांध दो तो ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बीच से जाएगी। तो ये क्या हो गया, लोन पेयर की वजह से क्या हो जाता है, बेंड शेप या बी शेप, बेंड शेप या बी शेप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर अब सीधे नहीं होगी, ऐसे हो जाएगी, और ऐसे हो जाएगी तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगी। अरे यार, दो वेक्टर अगर चाहे थोड़े से एंगल पे हो, ऐसे एंगल पे हो, तो इनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है। चाहे ये ऐसे एंगल पे हो तब भी 0, कुछ ना कुछ म्यू आर आएगा। तो इनके रिपल्सन से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में एंगल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनका मान लो, अगर ये खींचेगा तो मान लो ऐसे है, और ये वाला ऐसे हो जाएगा, H2O वाला ये ऐसे हो जाएगा। तो ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, ये इधर गया, तो इनके बीच में क्या आ जाएगी, एंगल। तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आ रहेगा। सेम कहानी यहाँ पे भी है, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे क्या रखा है, सल्फर। अरे आपको इलेक्ट्रो दिया हूँ पीरियोडिक टेबल्स, ऑक्सीजन के नीचे क्या रखा है, सल्फर। तो जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की होगी वही सल्फर की होगी, बस जरा सा कम होगा। अरे जरा सा कम मतलब क्या है, थोड़ा बहुत। तो ये भी क्या हो जाएंगे, इनके भी लोन पेयर के रिपल्सन से क्या हो जाएगी, यहाँ पे कुछ ये एंगल पे आ जाएंगे। जब एंगल पे आएंगे तो ये ऐसे दिखेगा, ये झुक जाएगा। तो इनमें क्या होगा, डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगी, कुछ एंगल पे होगी। तो इन दोनों पे क्या होगा, म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन तुम क्या करके आओगे, जैसे होता है ना कि रटे हुए हैं, काली काली भैंस है, काली काली गाय है, कोई दिक्कत नहीं, रट डालो। होता है क्या, ऐसा व्यक्ति होते हैं। तो क्या करोगे, तुम ऐसे कहोगे यहो खींचेगा, सबका 0। पढ़ने वाले हो, कुछ भी हो, सोने कुदार दे दो, जहाँ कुछ भी कर डालो। अब सोना कुदार दियो तो जाकर उसको भुनाओ, अमेरिका कहीं भाग जाओ, लंदन,
कि जाके नाली खोदोगे उसको, उसकी वैल्यू नहीं समझते हो। तो अब इसकी वैल्यू तुम नहीं समझ पाओगे तो हमारे लिए तो बेकार है ना, कुदार ही तो है, क्या इतना मेहनत कर डालें। जब आप यही नहीं जान पा रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन कब दे कब लें, तो ये नूर याद कर लो। और नूर कुछ नहीं करना है, N का मतलब NH2, O का मतलब OH, O का मतलब OCH3, R का मतलब CH3। ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं और बाकी ना मिले तो क्या कहें ना, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। आंसर हो गया। अब तुम रटते हो प्लस माइनस पूरी खानदान को रट डालते हो, और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन पूरा घर लगा रहता है, कोई आयत पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, पूरी दुआ कर रहा है। अबे कुछ नहीं होता है रामायण और दुआ और आयत पढ़ने से, सिर्फ इसको सीखने से होता है। नहीं सीखोगे नंबर 300 भी नहीं आएगा, ये गारंटी है। कूदो कादो नहीं, ऐसा पढ़ा दूंगा कि ज़िंदगी भर याद करोगे, और एक भी सवाल अगर नहीं हो सकता। चूतिया बनाने वाला काम नहीं करता हूँ मैं। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है लोन पेयर है, क्योंकि पानी का स्ट्रक्चर बनाया था कोई, पहले देखो पानी बनाया था स्ट्रक्चर, ये पानी है, तो ये पानी है, तो ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर रिपल्सन करेगा तो पानी की शेप क्या हो जाता है, बी और बेंड शेप। जो तुम्हें प्यार से OH दिख रहा था, OH से झुका मिलेगा। अब किसी एंगल पे मिला हुआ है तो बराबर खींचेगा नहीं, तो ये एंगल बन जाती है, एंगल बन जाती है। तो एंगल बनेगी तो इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं। जीरो कब होगा, जब एकदम दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर होगा 4th, और मैक्सिमम डायपोल का होगा ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई, अरे यार इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है डायपोल भी उधर होती है, बस कुछ करने नहीं है, जिधर इलेक्ट्रॉन उधर डायपोल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दिया तो डायपोल इधर, ये बेंजीन से खींचा तो इधर, तो इसका डायपोल ये है और इसका डायपोल ये, रिजल्टेंट ये हो गया, म्यू आर हो गया, नहीं बड़ा मिल गया। क्लियर। आगे चलते हैं, अभी ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ। तो आते हैं, एक क्वेश्चन दिया था, कर लिया था नहीं कर पाए थे, कुछ करना क्या है यार, वैल्यू रखो आंसर लो। ना समझ में आए तो वो इसको यहीं छोड़ दो, चलेगा, लेकिन अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। रटना नहीं है, समझना है बस, ठीक है। तो मैक्सिमम डायपोल का आंसर ये, मिनिमम में जब आएगा तो सब एंगल पे रहेगा, या फिर म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, टेंशन नहीं खत्म। जिसका म्यू इक्वल टू 0 उसे क्या बोलेंगे, मिनिमम। आगे चलते हैं। तो अब आपको बताए थे क्वेश्चंस, तो उसकी वैल्यू दी हुई थी, कितना दिया था, पहला दिया था HF की 1.2D, मिटा देता हूँ इसको। तो इसका डायपोल मोमेंट दिया था, तो लिख लो, म्यू इक्वल टू था आपका 1.2D, ठीक है। और इसकी दिया था लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, L बराबर दिया था 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको चेंज कर लो, कितना हो जाएगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपका ये C दिया है तो आपको निकाल लीजिए, ये आपका ये क्या है, ऑब्जर्वर वाला, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट मतलब निकालना, तो म्यू कैलकुलेटेड बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू L। छोटा सा सवाल है, Q की वैल्यू कितना होती है, 4.8 10⁻10 ESU, और लेंथ होती है 10⁻8 सेंटीमीटर। तो ये जाएगा 4.8 इंटू 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, बस। तो इसको क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा D। तो ये म्यू कैलकुलेटेड, तो म्यू कैलकुलेटेड इक्वल टू 4.8D रख दीजिए। परसेंटेज ऑफ, पहले आप आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स। तो आयनिक कैरेक्टर का होगा म्यू कैलकुलेटेड, सॉरी ऑब्जर्वर कैलकुलेटेड, म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100, काट दीजिए, कितना आ गया 1.4, यानी 25%। तो 25% आपका तो ये आयनिक कैरेक्टर आया है, तो कितना हो जाएगा 75। तो निकाल लो, कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल दीजिए। कोवैलेंट कैरेक्टर इक्वल टू 100 - 25 इक्वल टू 75%, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कुछ बातें ऑर्गेनिक का बताना है, तो चलो लिखते हैं। आपका ये हो गया कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक की।
कोई भी अगर आपका डाई एटॉमिक होमो मॉलिक्यूल्स है, जैसे O2, N2, C2, F2, इनका म्यू बराबर क्या होगा? 0। एक लाइन लिख लो। लिखिए, ऑल डाई एटॉमिक होमो मॉलिक्यूल, होमो समझते हो? एक जैसा। ऑल डाई एटॉमिक होमो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आर नॉन पोलर। तो अगर नॉन पोलर हो तो म्यू बराबर क्या होगा? 0। तो लिख लो ब्रैकेट में म्यू इक्वल टू 0। ऑल डाइएटॉमिक होमो मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर और ब्रैकेट में म्यू इक्वल टू 0। तो लिख लो, किसी को भी लिख लो, इतने सारे हैं। तो एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे O2, N2, ठीक है, F2, Cl2, H2, बहुत सारे हैं, ऐसे लिख लो, ETC कर दो। जैसे मान लो O है, तो ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इससे शेयरिंग हो जाएगी, ये शेयरिंग हो जाएगा। तो जब ये शेयरिंग करेगा तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड होंगे? एक सिग्मा, एक पाई। तो अगर मान लो ये पाई है और ये सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये वाला खींचेगा उतने तो ये भी खींचेगा ना। तो दो वेक्टर किधर हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। म्यू बराबर क्या होगा? 0। तो ये तो सब में होगा यही। इसमें ले लो, ये F है और ये F है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा उतने ये भी तो खींचेगा। तो दो वेक्टर एक दूसरे क्या हो जाएंगे? अपोजिट। तो म्यू बराबर क्या होगा? 0। तो जितने होमो डायटॉमिक, होमो मतलब एक जैसे, तो देखो एक जैसे सब हैं और एक जैसे ही बने। बात ना करो यार, बात करोगे तो हम निकाल देंगे क्लास से। जब तक हम पढ़ाएं तब तक बोलोगे नहीं, हम एकदम अलग थलग टीचर में आते हैं। जब भी सवाल पूछेंगे तो रो दोगे, बता रहा हूँ। अगर होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर एक जैसा कोई हुआ तो वो 0 होगा। क्यों? मतलब कोई है, कोई दो इंसान है एक जैसे हैं, जितना वो खींच रहा है उतने क्या कर रहा है? वो भी खींच रहा है। तो रिजल्टेंट क्या आएगी? 0, क्योंकि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। तो म्यू बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो सिंपल बात है, क्या जरूरत है इसको रटने और समझने की? आप भैया एक जैसा मॉलिक्यूल होगा क्या होगा? 0 होगा। और एक दो लोग हों, अगर 3 हो 4 हो तो मेरा ट्रिक्स क्या था? MX3, MX2 टाइप, MX3 टाइप, MX4 टाइप पूरा पढ़ा दिया था ना, तो उसमें चले जाना। अगला एक पॉइंट और होता है, ये जैसे होता है कि डाइपोल मूवमेंट और किस पे डिपेंड करती है, तो एक वर्ड होता है END। तो लिख लीजिए, लिखिए, डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे करके डाइपोल मूवमेंट यानी म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? END के। डाइपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रही है? END। END का नाम क्या है? पूरा लिखिए, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस। ये रहा, तो लिख लो END का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस कुछ नहीं है, ये आप जानते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ ये क्या है। देखिए, आपको पता है अच्छी तरीके से, हमने कहा था फ़ोन लगाओ, तो फ़ोन का कौन सा आर्डर है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का। तो हमने एक दिन आपको दिखाया था कि इनकी सबकी वैल्यू होती है। अगर आप जो लोग नहीं देखे हैं वो दोबारा फिर देख लें। तो मैं इसका आर्डर लिखता हूँ, ये देखो आर्डर लिखता हूँ। ये मान लो हमने लिख दिया ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का आर्डर, ये आर्डर हो गया, ये आर्डर हो गया। आप जो लोग नहीं पहली बार आए हैं वो पीरियाडिक प्रॉपर्टी खोलें, एनसीईआरटी में सबकी वैल्यू लिखा है, ये देख लो। अगर आप पीरियाडिक प्रॉपर्टी खोलेंगे तो सबकी वैल्यू लिखा है। इसकी यूज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी है और ऑर्गेनिक में भी यूज है। इसकी यूज यहाँ भी है और ऑर्गेनिक में भी है। तो फटाफट एक बार लिख लो। हम आपको दिखा इसलिए रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि मैं क्या पढ़ता हूँ।
पता चला कि हवा में पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं है। तो क्लासिफिकेशन में एक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर, सबको मिला? क्लासिफिकेशन खोलो, एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन ये मिलेगा, ये देखो लिखा होगा हेडिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन में जो डायग्राम लास्ट में बना होगा ये, तो उसके बाद ये बना हुआ, ये लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू एक बार लिख लो, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक में भी यूज करना है। तो जहाँ पे यहाँ लिख लो, सबको दिया होगा। एफ की वैल्यू कितना दिया है? 4। अरे एफ की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ऑक्सीजन की वैल्यू कितना है? 3.5। अरे यार इसको बताओ यार, ये खोल के दिखा दो इसको। क्लासिफिकेशन मतलब शुरू में ही है, खोल के दिखा दो कहाँ है। एनसीईआरटी भी नहीं ढूंढ पाते, क्या पढ़ाई करेंगे। ये रहा, एन एन पे आ जाओ, 3 होता है। आप सीएल पे आएंगे, उसका भी कितना होगा? 3 होता है, ये 3 होता है। बीआर पे आएंगे, बीआर की वैल्यू देखो, सबको लिखा, ये आपको देखना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2.8 होता है। कार्बन पे आएंगे 2.5 होगा, ये दूसरी बार दिखा रहा हूँ, ये बार बार दिखाना ना पड़े, ये आप याद कर लीजिए इसको। बीआर की वैल्यू कितना है? 2.5। कार्बन पे आओ, कार्बन 2.5। सल्फर का देखो, ये 2.5। इसका नियर अबाउट 1.8 होता है। यहाँ नहीं दिया है, लेकिन आप जब जाएंगे इस ब्लॉक पढ़ेंगे मिलेगा, ये होता है। देखो तो वैल्यू है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू है ना। हमें क्या निकालना है? अंतर। नहीं समझ पा रहे हैं? अरे 2 का अंतर यार, तो इसे क्या बोलते हैं? अंतर का मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस बोलते हैं। तो मान लो आपसे पूछे कि ये HF है, ये आपसे HCl पूछे, ये HBr पूछे, ये आपके HI पूछे, तो ये सबके सब एसिड हैं, यानी हाइड्रोजन फैमिली में है। तो आप कहेंगे भैया इसमें डायपोल बताओ, तो तुम तुक्का मारोगे, ये खींचा, ये भी खींचा, तो ये भी खींचा, तो ये भी खींचा, तो कितना खींचा पता नहीं, तो तुक्का मारो। क्योंकि आप बहुत बढ़िया पढ़ के आते हो तो तुक्का मारो, क्योंकि अब तुक्का मार के डॉक्टर बनना होता तब यहाँ थोड़ा बैठे होते, तो भी 22 लाख तुक्का मारते, 22 लाख मेडिकल कॉलेज बनाना पड़ता पूरे इंडिया भर में। तो यहाँ से तो गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि ये खींचेगा तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। हाँ ये हो सकता है कि आर्डर में जब अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा खींचेगा, ये थोड़ा कम खींचेगा, इससे तुम्हारा आंसर हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इन दोनों में अंतर। तो अंतर कितना आएगा? एक वैल्यू कितना है? 4, इसके अंदर कितना है? 1.8, तो कुछ वैल्यू आएगी। साइन से मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब है। तो 4 - 1.8 तो कितना हो जाएगा? 2, और ये 2.2, तो ये बड़ी वैल्यू आएगी, थोड़ी छोटी आएगी, थोड़ी छोटी आएगी, सबसे छोटी, तो इसी को अंतर बोलते हैं। तो आप कहेंगे कि HF का डायपोल मूवमेंट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसकी END ज़्यादा है। आंसर सही मिला कि नहीं मिला? ये तो आपको ये वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो मैं ये कई बार यूज करूंगा, ये दूसरी बार आपको दिखा चुका हूँ, ऐसे ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो बहुत बार। तो अंतर निकालना होगा, तो ये रखे और ये रखा, ये रखा मतलब Cl की वैल्यू रखा, ये रखा, Br की वैल्यू रखा, H की वैल्यू रखा, अंतर डिफरेंस देख लिया। तो डिफरेंस किस में ज़्यादा मिलेगी? HF, HCl, HBr। तो आप ये लगा सकते हैं कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल END के। क्लियर हो गया? या अगर सही आंसर ना बता के सिर्फ आंसर बताना चाहते हैं तो कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो मूवमेंट इधर ज़्यादा होगी, इसमें मूवमेंट थोड़ा कम होगी, इसमें मूवमेंट थोड़ा कम होगी, इसमें और कम होगी, इसलिए आंसर तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का अंतर। अगला पॉइंट आओ। तो दोनों से आपके आंसर मिल जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको यही करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस। एक चीज़ और है, एक लाइन और लिख लो। अगर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो लेकिन वो ये ऐसा ना हो, नहीं समझ पा रहे हो, ये कैसा है? होमो, तो यहाँ कोई अलग कर दें, CO कर दें, नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे आपका CN कर दें। डाई एटॉमिक हो लेकिन होमो ना हो, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे आपका O था तो हमने CO कर दिया, ये भी तो डाई एटॉमिक है। हमने N था तो ये CN कर दिया। क्लियर है? आप क्या बोलोगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो लेकिन होमो नहीं, हेटेरो एटम्स, तब म्यू क्या होगा? सबको क्लियर हो रहा है ना? ये एक जैसा है तो इसे क्या बोलेंगे? होमो।
एक जैसे नहीं है तो हेटेरो, तो लिखो एक लाइन, ये भी पॉइंट आया था। लिखिए ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट आइटम्स, डाई एटॉमिक है लेकिन डिफरेंट आइटम है, ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट आइटम्स, और ब्रैकेट में डिफरेंट आइटम के ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्या बोलोगे, हेटेरो आइटम्स। ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग आइटम है लेकिन डाई एटॉमिक है, ठीक है। आर ऑलवेज पोलर इन नेचर्स, आर ऑलवेज इन पोलर इन नेचर्स। अच्छा ये बताओ अगर कोई पोलर है तो म्यू बराबर क्या कहते हैं, म्यू बराबर जीरो या नॉट जीरो, म्यू इक्वल टू नॉट जीरो। तो लिख लो ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ऐसे, ये इसे बोलते हैं पोलर है, या डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। आओ एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल इसके लिए हेटेरो वालों के लिए लिखो CO, CO, NO, ठीक है, CO हो गया, NO, HF, HF, CN, HBr, बस इतना बहुत है यार, समझ जाओगे। जब होमो नहीं है, हेटेरो है, तो उसका मतलब जीरो नहीं होगा। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया। तो ये बातें तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें थी। अब चलते हैं आपके एनसीईआरटी चार्ट पे, फिर चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। घबरा तो नहीं रहो। ऑर्गेनिक मतलब क्या है, कार्बन से स्ट्रक्चर। तो आपको बेसिक पढ़ा तो चुका हूँ कि कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, उसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बनी है। तो ऑर्गेनिक में 2 चीज़ पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आप एलिफैटिक्स, जिसमें एलिफैटिक में आपका कार्बन से रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उसमें हक्कल्स रूल और रिजोनेंस की कहानी नहीं रहेगी। अगर उसमें रिजोनेंस होगा, हक्कल्स की रूल फॉलो करेगी, तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक में 2 तरीके से, चाहे वो रिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो ओपेंस के फॉर्म में हो। तो आप सिंपल जानिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कहते हैं। तो इसमें पढ़ने जा रहे हैं, तो घबराइए नहीं। तो आप जो है आ जाइए, पहले बुक पे आ जाइए, किताब खोलिए फटाफट। एक चार्ट बना है, चार्ट पर समझा दूँ, फिर आता हूँ ऑर्गेनिक में। मेहनत करिएगा, रिजल्ट अपने आप मिल जाएगी। और एक चीज़ दुनिया में याद रख लेना, अगर तुम्हें आता है तो उस चीज़ को चुपचाप रहो, जो नहीं आता है वही लो। जो नहीं आता है यहाँ मत दिखाओ, हमको दिखाओ मेडिकल कॉलेज में जाके। यहाँ बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं। अभी आ रहा था एक लड़का, नीचे था, जैसे मैं उतरा हूँ भागा तुरंत है, लेकिन उसको पिछले भगा चुका था मैंने। अब मैं बहुत जल्दी भगाता हूँ, पूछ लो चाहे किसी को भी, हमारा बहुत खतरनाक नेचर है। मुरादाबाद वालों को मैंने यही क्लास में गाली देता था, पूछ लो चाहे, इतना गाली दिया हूँ। उनसे बोला था कि लाइफ में बात तुमसे नहीं करूँगा। वो जो चारों आए थे, आए नहीं थे चारों लड़के जो लास्ट में आए थे, एकदम लास्ट में एंट्री मारते थे, ना पढ़ते थे उनको। मैंने उनसे लास्ट जाते थे कहा था कि हमको मैसेज ना करना, ना फ़ोन करना, तुम जैसे लोगों में ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ ख़राब कर चुका हूँ। हमारी तरह अगर कोई टीचर मिला होता तो आज हम यहाँ पढ़ाते नहीं। इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं टीचर लोग पैसा निकालने के चक्कर में, अगर बात तुमको लूट लेंगे, भाग जाओगे यहाँ से फिर। और हम लूटने वाला काम नहीं करते हैं। आपको पढ़ना है, बस करो या मरो। आइए इस पे आइए, चार्ट बना है पिंक कलर का, पिंक नहीं ये येलो कलर का है। हाँ नहीं, डायपोल मोमेंट, ये नीचे चार्ट बना हुआ लिखा है डायपोल मोमेंट ऑफ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स। मिला? मैं पढ़ा चुका हूँ, बस खाली पढ़ना है। पहले पे आइए, लिखा है मॉलिक्यूल AB टाइप्स। तो AB टाइप का मतलब क्या, 2 ही लोग होंगे। तो अभी आपको पढ़ा दिया, ये बना हुआ लिखा HF, यानी एक होगा H, एक होगा F, एक होगा H, एक होगा Cl, एक होगा H, एक होगा Br, एक होगा HI। अभी मैंने प्रूव किया कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका, फिर इसका, फिर इसका। चार्ट में देख लो, सबका वैल्यू दिया है। आपको वैल्यू याद नहीं करना है। चार्ट सबको मिल गया? अरे फैजान्स रूल के जस्ट नीचे चार्ट बना है येलो कलर का,
येलो कलर का चार्ट बना है। तो ये आपको मैंने पढ़ा दिया। देखो वैल्यू लिखा हुआ है, HF का होता है 1.78, 1.07, 0.79, 0.38 और H2 का होता है 0। एकदम बात सही है। H2 किस में आ जाएगा? होमो डाइएटॉमिक, तो म्यू बराबर 0। तो मैंने बताया कि ये आर्डर हो जाएगा। इसमें लाइन खींचो, ये लाइन खींचेंगे तो मोमेंट इधर होगा, ये मोमेंट इधर होगा, ये मोमेंट इधर होगा, डायपोल मोमेंट इधर होगा। यानी डायपोल मोमेंट किधर दिख रही है? सीधी लाइन। ये लाइन सीधी नहीं दिख रही है। तो ये कैसा दिखेगा शेप? लीनियर। ये कैसा दिखेगा? लीनियर। ये कैसा दिखेगा? लीनियर। ये कैसा? सीधी लाइन को क्या बोलते हो? लीनियर। तो आओ शेप पे आ जाओ। तो बगल में लिखा होगा इसका ज्योमेट्री या शेप। तो कैसा होगा? सीधी लाइन। क्या बोलेंगे? लीनियर। क्लियर हो गया? अभी आपको पढ़ाया था इसको, इसकी वैल्यू दिया है, याद नहीं करना है। आपको ये पता हो गया कि इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, इसकी कम होगी, इसमें 0 होगी। क्यों 0 होगी? जितना इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा उतने इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला खींचेगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। एक इधर खींचेगा और एक इधर खींचेगा, रिजल्टेंट 0। अगला नीचे AB टाइप हो गया। अब आते हैं दूसरा, कौन सा टाइप होगा? AB2 टाइप। AB2 टाइप यानी एक सेंटर दो उससे लगे होंगे, एक सेंटर दो लोग लगे होंगे, दो लोग लगे हैं। देखो और देखो, ये हो गया H2O, दूसरा है आपका H2S और तीसरा है आपका CO2 ना। याद नहीं करना, रट्टा उन्ना नहीं। ये रहा, आओ इसको, ये करा चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। ये है ऑक्सीजन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ये दो हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, कर लिया। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये देखो दिख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं लोन पेयर। तो इनके बीच में क्या पैदा हो जाएगी? रिपल्सन्स। कौन सा रिपल्सन? ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, इसको, तो नाम क्या हो जाएगा? लोन पेयर रिपल्सन्स। अरे दो इलेक्ट्रॉन कहीं रखा होता है तो उसे हम अब दो इलेक्ट्रॉन ना कह के क्या बोलते हैं? LP। लैपटॉप नहीं कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पेयर के फॉर्म में हो गया। तो ये इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा। अच्छा बताओ, दो लोग धनाधन दूसरे को धो रहे हैं, अगर तुम छुड़ाने जाओ तो तुमको पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो यहाँ भी तो पड़ता है। जब इसको धोएगा, इसको धोएगा, तो इसका इफेक्ट किस पे आएगा? इस बॉन्ड के ऊपर। अभी देख लेना, जहाँ भनाभन घुसा चल रहा है वहाँ जाकर तुम छुड़ाओ, देखो कि तुम्हारा आग काला कैसे हो गया। अरे अब क्या बताए, छुड़ाने गए थे तो भरने से मार दिया। ये रहा, तो ये कैसे हो जाएगा? ये इसका इफेक्ट इस पे आएगा। तो लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से इफेक्ट आता है। अब तो ये एंगल पे आ गए। अब देखो, ये है मीना और ये है लीना। अरे लीना मीना कुछ नहीं है, कोई किसी का नाम नहीं है। लीना मीना के आर्डर है, बार बार बता रहे हैं कि आर्डर है, ठीक है। तो देखो, अगर आप आर्डर देखेंगे तो इनमें से जो आगे होगा वो क्या हो जाएगा? मीना, यानी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम। तो ऑक्सीजन कहाँ है? आगे। हाइड्रोजन कहाँ है? सबसे पीछे। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ये। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो डायपोल भी इधर जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो डायपोल भी इधर जाएगी। अब देखो, एक डायपोल ये और एक डायपोल ये, दो डायपोल किसी बीच में है एंगल पे, तो इनमें कुछ ना का रिजल्टेंट आएगा, नहीं आएगा? अरे यार, यहाँ सोना रखा है, ये कुंटल, एक रस्सी ये बंधी, एक रस्सी ये बंधी हुई है, तो रस्सी सोना किधर जाएगा? ना इसके तरफ जाएगा, ना कहाँ जाएगा? बीच से। तो दो डायपोल है, एक डायपोल ये है, एक डायपोल ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? बीच से। तो ये म्यूआर होगा, तो कुछ ना कुछ म्यूआर की वैल्यू होगी। अब ऑक्सीजन के नीचे ग्रुप में कौन सा रखा है? सल्फर। पीरियोडिक टेबल हम आपको दिए हैं, उसके नीचे देखो सल्फर रखा है। तो सल्फर बताओ कहाँ है? ये हो गया ऑक्सीजन, इसको पूरा लिखोगे तो ये होगा Br, फिर उसके बाद कार्बन, फिर सल्फर, फिर हाइड्रोजन, ये है। तो सल्फर कहाँ है? पीछे। ऑक्सीजन कहाँ है? आगे। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर किसके पास ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन। जो आगे लिखा है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचता है। तो ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचा है ना, तो सेम कंडीशन तो सल्फर की आ गई। ये सल्फर है, ये सल्फर है, तो इसमें बेंड शेप होगा, ये भी बेंड शेप। अरे बेंड शेप का मतलब ये बी, देखो ऐसा दे रहा है, बी की तरह दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? बी की तरह। तो बी शेप या बेंड शेप कहते हैं। तो दोनों में फर्क क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा खींचा तो आगे है, ये पीछे है तो कम खींचेगा। तो जब इनका जब कम खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम जाएगा तो डायपोल भी तो कम जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डायपोल, कम इलेक्ट्रॉन कम डायपोल। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन कितना जाएगा? कम। इलेक्ट्रॉन जाएगा कम, तो इन दोनों के रिजल्टेंट से म्यूआर की वैल्यू क्या होगी? कम।
नहीं समझ पा रहे हैं। अब यार कोई भिखारी है, ये 10 रुपया इसने दिया, 10 रुपया इसने दिया, दोनों ऐसे करके दिए, तो रिजल्टेंट मान लो 20 आ गया। 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये दिया 5 रुपया, ये दिया 5 रुपया, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 10 रुपया। तो जब इलेक्ट्रॉन ये कम खींच रहा है तो रिजल्टेंट कम आएगा, इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा खींच रहा है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट म्यू आर ज़्यादा आएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो रिजल्टेंट कम आएगा। तो बड़ी वैल्यू कौन होगी? H2O की। उसी ग्रुप में ये रखा है H2S की, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा? H2O की। चार्ट में देख लो, H2O में कितना आया है? 1.85, रटना नहीं है। उसके बाद H2S कितना हो गया? 0.95। काहे? किस नंबर पे आ रहा है? 1 2, तो ये दूसरे नंबर पे है, चक्रो 1 2 3 4, यानी 4 के बाद पीछे है, चौथे नंबर पे है, यही तो जब चौथे नंबर पे इलेक्ट्रॉन खींचने, मान लो 4 पहलवान हैं, एक पूरा ट्रेन खींच देता है, दूसरा वाला ट्रेन थोड़ा सा खींचता है, तीसरा वाला जरा सा खींचता है, चौथा वाला बहुत कम खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रेन कम खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन भी कम जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन कम जाएगा तो डायपोल भी कम जाएगा, तो रिजल्टेंट भी कम होगी। ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? H2O की। तो H2O का डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू H2S। आपके चार्ट में मिल गया। इस पे आओ, ये CO2 है, तो कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4। सबको पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई ऐसा बच्चा ना है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब जानते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आज भी जो पढ़ा दिया हूँ। तो ये कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कराते हो तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, इसमें बन गया बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा, ये बन गया पाई, ये बन गया सिग्मा, ये बन गया पाई। पाई इलेक्ट्रॉन इज नेवर कैलकुलेटेड इन डायपोल मोमेंट्स, इन हाइब्रिडाइजेशंस या शेप। कहाँ शेप पता करना हो, पाई बॉन्ड से कोई लेन देन नहीं। शेप अगर आपका किसी डायपोल मोमेंट पता करना है, पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं, तो पाई बॉन्ड का कोई लेन देन नहीं, तो कौन सा बॉन्ड देख लें? सिग्मा। तो ये मीना है, ऑक्सीजन आगे है तो ये क्या कहेंगे? मीना। और ये कौन सा है आपका? लीना, सॉरी नहीं, ये लीना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी तो मीना। तो चेक करते हैं, ये मीना है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये पहले वाले का इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो ये भी तो मीना है, तो इसका इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो डायपोल किधर होगा? एक का डायपोल इधर और एक का डायपोल इधर, 2 डायपोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, म्यू बराबर क्या होती है? 0। यही वेक्टर में भी कहते हो, 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, इनका डंडा सेम। डंडा मीन्स मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स मीन्स गिनती या नंबर। तो अगर ये सेम है तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो जाओ चार्ट में देख लो, CO2 का 0 होगा, इन दोनों की वैल्यू होगी। मिल गया? एक लाइन लिख लो फट से, लिखो यहीं पे। ये स्लाइड कैसे हो गए? अच्छा, 1 मिनट। लिखो, इन हाइड्राइड ऑफ सेम ग्रुप, इन हाइड्राइड ऑफ सेम ग्रुप। हाइड्राइड समझते हो? कोई ग्रुप चाहे ऑक्सीजन फैमिली का हो चाहे नाइट्रोजन फैमिली का, किसके साथ लगा हो? हाइड्रोजन के साथ। लिखिए, इन हाइड्राइड ऑफ सेम ग्रुप, इन हाइड्राइड ऑफ सेम ग्रुप अगर आपको हाइड्राइड इन सेम ग्रुप का मतलब नहीं समझ रहा तो अपने देहाती भाषा में लिख लो, कोई भी ग्रुप हाइड्रोजन लगाए हो। यानी अगर ऑक्सीजन फैमिली है तो देखो ऑक्सीजन फैमिली में क्या लगा? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के नीचे क्या है? सल्फर, तो क्या लगा है? हाइड्रोजन। तो किसी भी ग्रुप में आप क्या लगाए हो? हाइड्रोजन्स। ठीक है, कामा लगाओ। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट,
decreases on going down the group, decreases on going down the groups, decreases on going down the group. ले लो इसको, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप को आप ले सकते हैं, सबके पास पीरियोडिक टेबल होगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन फैमिली का लेना है या नाइट्रोजन फैमिली लेना है, तो नाइट्रोजन ले लो। तो नाइट्रोजन किससे लग गया? NH3 से। तो देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाना पाटकर आज सब्जी बेचेगा, ऐसे करके। तो याद कर लो, N से लगा दिया NH3, उसके बाद क्या लगाएंगे? PH3, इससे क्या लगाएंगे? ASH3, इसके बाद क्या होगा? SbH3। इतना ले लो, 3 बहुत सही है। तो डायपोल मूवमेंट इसका क्या होगा? सबसे कम। इसका क्या होगा? सबसे ज़्यादा। तो आप ऊपर से नीचे जाने पे म्यू की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज, कम हो जाएगी। ये सबसे बड़ी वैल्यू, ये सबसे कम, यानी ऊपर से नीचे जाने पे म्यू क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज होगी। काहे डिक्रीज होगी? अभी आपको मैंने पूरा प्रूव किया है। ऑक्सीजन फैमिली को लिख लो, पीरियोडिक टेबल आपके पास ये देखो, ऑक्सीजन है, सल्फर है, Fe है, लिखा है ना। अरे ऑक्सीजन है, सल्फर है, Fe है और Te है, यही तो है। तो यहाँ क्या लगा दो आप? H2, यहाँ क्या लगा दो? H2, यहाँ क्या लगा दो? H2, यहाँ लगा दो H2। नहीं समझ में आ रहा है? अरे यार, सेम ग्रुप का एलिमेंट अगर हाइड्रोजन रखा है तो उसे हाइड्राइड कहते हैं, लिखा है तो अभी कि कोई भी एक ग्रुप का अगर उसी ग्रुप की बात करते हैं, अगर उसे हाइड्रोजन लगा देते हो तो उसे हाइड्राइड कहते हैं। तो देखो नाइट्रोजन ग्रुप में है, सबके पास पीरियोडिक टेबल है ना। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये एक ही ग्रुप के तो हैं, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इनको किससे जोड़ दो? हाइड्रोजन से। सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, Fe है, Te है, सेम ग्रुप के एलिमेंट है, इनसे क्या लगा दो? हाइड्रोजन। तो हाइड्राइड हो जाएंगे। हाइड्रोजन का लगना मतलब हाइड्राइड कहलाना, तो हाइड्राइड हो गया। तो इसमें क्या होगा? ऊपर से नीचे ने म्यू की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगी। म्यू वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन? H2O। सबसे कम वैल्यू कौन? H2O। रटना नहीं है, ये है आपका तरीका। फोन लगा दो। तो ये तो आपको तरीका हो गया किताब पढ़ाने का, और सही तीर लगाने का ये तरीका है कि अगर आपको फ़ोन याद है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद है, तो आपके आंसर कोई गलत नहीं होंगे। तो ये है सबसे बड़ी वैल्यू अपने ग्रुप में, इसकी म्यू की वैल्यू कम। इस ग्रुप में आएंगे H2O की वैल्यू ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू कम। यानी ऊपर से नीचे जाने पे किसी भी सेम ग्रुप में डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर हो गया? अब आपको चलते हैं, अगला बचा हुआ है AB3 मॉलिक्यूल, फिर आते हैं ऑर्गेनिक में। मिटा दें इसको। ये सब पे क्वेश्चन हैं। अब देखिए, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मान लो S ब्लॉक P ब्लॉक हटा दिया, तो यहाँ तो डायपोल मोमेंट लिखा है ना, तब भी सवाल आएगा, क्योंकि उसको डायपोल मोमेंट हटाना पड़ेगा पूरा। तो ग्रुप हटाने से इसका मतलब ये नहीं कि आपके सवाल नहीं आएंगे, तब भी आएंगे। बस ये है कि जो ग्रुप से सवाल बनते थे वो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको लॉजिक पढ़ना है, एक ही जगह सब कुछ। तो अगला पॉइंट ये है AB3 टाइप्स। ये रहा AB3 टाइप। तो एक सेंटर होगा, 3 उससे मॉलिक्यूल लगे होंगे, पढ़ा चुका हूँ। इसको मैंने क्या बोला था? MX3 टाइप, याद करिए। तो ये हो गया M और ये हो गया MH3 टाइप। आओ चार्ट में फटाफट ले लो। NH3 तो पढ़ा दिया ऊपर, ये तो पढ़ा चुका हूँ ना। NH3 NF3 पढ़ा है ना, ऊपर डायग्राम बनाए दो किताब के ऊपर। ये वाला पढ़ा चुका हूँ, ऊपर डायग्राम बना हुआ है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो फिर से मिलेगा। और अगला है BF3 भी पढ़ा चुका हूँ, ये तीनों बता दिया हूँ। क्योंकि देखो ये बोरान है, बोरान के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और 3 F से शेयरिंग करेगा, ये हो जाएगा, ये हो गया, ये पढ़ा चुका हूँ।
तो देखो ये मीना है और ये लीना है, तो डायपोल किधर जाएगा, इधर। इसका डायपोल किधर जाएगा, इधर। दो डायपोल किसी एंगल पे हैं तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, बीच से। अब ये वाला इसके, ये डायपोल, ये मीना है ऊपर वाला, नीचे वाला लीना है, तो ऊपर का डायपोल ये और नीचे का डायपोल ये, दो वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट, तो म्यू बराबर क्या होगा, 0 होगा। इनमें 0 नहीं होगा, इनमें 0 नहीं, हमारा ट्रिक था सेंटर आइटम अटैच विथ आइडेंटिकल आइटम्स और सेंटर आइटम के पास लोन पेयर न हो तो उसका म्यू बराबर 0 होता। एक लाइन और जोड़ा था कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल आर सेम। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो कहा था सेंटर आइटम अटैच विथ आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल आइटम्स, तो म्यू बराबर 0 नहीं होगी, इनका म्यू का वैल्यू होगा। लेकिन दिखाया था कि इसमें म्यू की वैल्यू बड़ी होगी, ये बड़ी वैल्यू होगी, और इसमें म्यू की वैल्यू क्या होगी, छोटी वैल्यू स्मॉल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉन कर रहा था। पढ़ाया था इसको, पढ़ा चुका हूँ। अब अगला आता है आपको, ये कौन सा है, AB4 टाइप्स, ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको, एक नहीं पढ़ाया हूँ, CHCl3 ना, और CCl4 पढ़ा दिया था, CH4 पढ़ा दिया था, तो ये पढ़ा दिया हूँ। तो और चलते हैं ऑर्गेनिक में, फिर पढ़ाता हूँ इसको। तो हेडिंग लिखो आपके, डायपोल मोमेंट किसमें पढ़ोगे आप, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हेडिंग लिखिए डायपोल मोमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। डायपोल मोमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो डायपोल मोमेंट आप पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर। तो ऑर्गेनिक मतलब क्या, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, यानी कार्बन से बना हुआ स्ट्रक्चर, कार्बनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन से पढ़ते हैं अब स्ट्रक्चर्स कार्बनिक मॉलिक्यूल के अंदर। तो कार्बनिक मॉलिक्यूल के अंदर पहला, तुम लोग वो नहीं लाए होगे ना 12th वाली NCERT, नहीं लाए हो ना, कोई बात नहीं, चलो। तो म्यू बराबर अभी आप पढ़े हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल END के होता है, ये तो भी पढ़े हैं आप। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये ले लो, ये है CHF3, ये कैसे रहा होगा, ये रहा होगा मीथेन, आपको पढ़ाएंगे मीथेन। तो जब मीथेन पे हम हाइलोजिनेशंस करेंगे, यानी मीथेन रहेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और सनलाइट। पेरोक्साइड मतलब H2O2 या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड पढ़ाएंगे आपको, और इन दी EHNU। तो यहाँ से क्लोरीन टूटेगा, इससे फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन भी टूटेगा और फ्री रेडिकल बनेगा। 3-4 तरीके के रिएक्शन होते हैं, पढ़ाएंगे सारी, तो सारी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे भी सारी नहीं पढ़ा सकते, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो पढ़ाएंगे। तो यहाँ से टूटेगा ये भी फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस। लेकिन यहाँ पे आपसे कैसे बनता है इससे मतलब नहीं है। यहाँ क्या होगा, यहाँ का H हटा होगा, 3H हटा होगा, 3 क्लोरीन लग गया होगा, 3H हटा होगा, 3F लग गया होगा, तो क्या बन गया होगा, CHF3। अगर क्लोरीन लेते हैं तो यहाँ के 3H हटा होगा, तो यहाँ बना होगा CHCl3। यहाँ के 3H हटा होगा, 3 Br लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, CHBr3। अगर यहाँ से 3H हटा होगा, 3I लग गया होगा, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, CHI3। क्लियर हो गया। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, ऑर्गेनिक यही नहीं पढ़ाएंगे, ये कैसे होता है सब बताएंगे आपको, और पूरा याद रहेगा, ये गारंटी, इसकी याद गारंटी रहेगी। तो हम डायपोल मूवमेंट पढ़ना है, तो हमने ये मॉलिक्यूल उठा लिया, तो फार्मूला क्या बन गया, CHCF3, CHCl3, CHBr3, CHI3। यानी मीथेन का 3H हटाया और क्या क्या लगा दिया, 3F, 3Cl, 3Br और 3I हो गया, ये रहा। अब इनमें हमें लगाना होगा ये फार्मूला। अभी आप पढ़ा चुका, बता चुका कि म्यू डायपोल मूवमेंट किसी का निकालना है तो उनके बीच में क्या देख लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस देख लो। और देखते हैं, ये मान लो आपका कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन में एक आपने H लगा दिया, तो 3 किससे लगा दिया, F से लगा दिया, 3 आपने F से लगा दिया।
3 आपने F लगा दिया, ये रहा। एक तो डायरेक्ट तरीका है ये, और एक है आप पढ़े हैं डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री एंड शेप के ऊपर। तो उससे ले लेता हूँ। तो देखो ये कार्बन है, तो देखो इसको भूलना नहीं, फोन लगा दो, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है सही तरीके से तो ये याद होना चाहिए। तो जो कार्बन कहाँ है, यहाँ पे, F कहाँ है, यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, F। तो इलेक्ट्रॉन इसने F खींचा, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है डायपोल भी तो उधर जाता है, तो इसका डायपोल क्या हो गया, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन इधर गया तो डायपोल भी इधर हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन डायपोल इधर हो गया। तो ये 3 डायपोल हैं। मान लो यहाँ पे एक तांगा है और 3 घोड़े बंधे हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अबे 2 बजाय 3 घोड़ा बांध दो। नहीं देखते ना फिल्मों में, एक तांगा होता है 2 घोड़ा, तुम 3 घोड़ा बांध दो। तो 1 घोड़ा, 2 घोड़ा, 3 घोड़ा, तो तीनों रिजल्टेंट क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में है, किसी एंगल पे है, तो इसका तीनों का कुछ ना कोई रिजल्टेंट होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? अरे तीनों किधर डायरेक्शन में है, किसी एंगल पे है कि नहीं है, कुछ कोण पे है। अगर घोड़ा बांधोगे तो एक इधर एक इधर दौड़ेगा किसी एंगल पे, तो कुछ ना कुछ तीनों मिला रिजल्टेंट आएगा। तो ये तीनों का रिजल्टेंट आपका ये हो गया। इस पे आओ, कार्बन कहाँ है, यहाँ पे, तो कार्बन यहाँ है। हाइड्रोजन कहाँ है, पीछे, तो ये हो जाएगा मीना, ये हो जाएगा लीना। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो इनका रिजल्टेंट ये और इसका रिजल्टेंट ये, तो 2 वेक्टर एक दूसरे के डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, काफ़ी बड़ा। नहीं क्लियर हुआ? घोड़ा देखे हो ना, वो हर तरीके के होते हैं, लाल भी होते हैं, सफ़ेद भी, काला सब होते हैं, ये नहीं खाली काला काला देखियो। तो ये तीनों घोड़ा एंगल पे हैं। अब क्या करें, घोड़ा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप जान ही नहीं पाते हैं। इतने लोग आते हैं डायपोल में, बताओ, कह रहे हैं कहाँ एंगल दिखता है। अब अगर इसको मान लिया जाए कि ये कोई ठोस है, तो ये है, एक ये है और ये, तो ये एंगल है कि नहीं बीच में, तो इनका रिजल्टेंट आएगा नहीं आएगा। अगर मान लो कोई दीवार धक्का दे रहा है, अरे देखा होगा अबे गाँव में जो छप्पर वप्पर देखा होगा ना, तो बांध दिए, चलो गांव वालों छप्पर चढ़ाना है, तो 2-3 क्या करते हैं, धक्का दे रहे हो, एक खींच लेता है, खींच, जाने नहीं देना है, देखा होगा, तो छप्पर उठते ही नहीं है। तो 2 का रिजल्टेंट कहाँ है, ऊपर, और 1 का कहाँ है, नीचे। तो वही बता रहा हूँ, तो यहाँ ऊपर नीचे नहीं है, ये किसी एंगल पे है, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा, तीनों मिला के। और इधर से ये भी आ रहा है तो बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये तो तीनों में आप देखो क्या डिफरेंस है, F, Cl, Br और I। तो सबसे इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, F, तो F आगे है। Br, Cl कहाँ है, थोड़ा पीछे है। ये Br कहाँ है, और पीछे है। I कहाँ है, सबसे पीछे। तो इसका मतलब डायपोल मूवमेंट क्या होगा, सबका अलग अलग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अलग अलग। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, इसकी भी, फिर इसकी कम है। नहीं समझ में आए क्या? तो ऐसे डायग्राम सबका बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो डायपोल मूवमेंट इसका सबसे ज़्यादा होगा। कम से कम अभी जब से हम पढ़ा रहे हैं, और फ़ोन कम से कम अगर हमारी रिकॉर्डिंग सुनोगे तो हम 50 बार तो फ़ोन बोल चुके हैं, फ़ोन लगाओ, फ़ोन लगाओ। अगर नहीं लगा पाते हो तो लानत है, अगर ये लाइन नहीं याद है तो। अभी तक हमने बोला कि यही केमिस्ट्री है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस फ़ोन, सबसे ज़्यादा यूज इसी का है। ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, लगाओ फ़ोन, लगाओ फ़ोन, यही वर्ड रहेगा। जहाँ देखो वही सिस्टम, कार्बन रहेगा तो ये लोग रहेंगे, कार्बन रहेगा तो ये रहेंगे। तो ये हो गया आपका ये चीज़ें। अब इसको आपको बदलने जा रहा हूँ यहीं पे, और ये पूछा हुआ था ऑर्गेनिक अगर लाए होंगे तो हाइलो एरिन्स और हाइलो एल्केन के दूसरे पेज पे खोल के देख लो, जो आप पढ़ाने जा रहा हूँ। एक चैप्टर है हाइलो एरिन्स और हाइलो एल्केन्स, ये ले लो, बदल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बदल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ C, अब यहाँ रहेगा H3 और F रहेगा 1। नहीं समझ में आया? अरे ये मीथेन है, मीथेन का डायग्राम यही पढ़ते हो, कितना लगा होता है, 4H, ये 4H लगा है। इससे तुमने क्या कर दिया, इसमें क्या किया, 1 2 3 H हटा के कितना लगा है, 3F। अब क्या कर रहे हो, 1 H हटा के 1 F लगा रहे हो, तो 3H वैसे रहेगा। यहाँ पे भी वही कहानी, CH3Cl, यहाँ पे CH3Br, यहाँ पे CH3I। अरे कुछ नहीं किया हूँ, बस देखने का नज़रिया है। पहले हाइड्रोजन हटाया 3 तो लगाया 3F,
हाइड्रोजन हटाया 3 तो लगाया 3 Cl, हाइड्रोजन हटाया यहाँ से 3 तो 3 Br। अब की क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं और एक F लगा रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो एक Cl लगा रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो एक Br लगा रहे हैं, ये लगा दिया। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइलोजन और एल्केन। तो क्या नाम हो जाएगा, हाइलो एल्केन्स। तो आप एक चैप्टर है ऑर्गेनिक का जिसका नाम है हाइलो एल्केन। तो ये हाइलो एल्केन अगर लाए होंगे तो आपका पहला पन्ना पेज, दूसरा पेज, तीसरे पेज पे ये लिखा हुआ ये लाइन। सोचो पढ़ा रहे हैं यहाँ, दिखा रहे हैं वहाँ, और ये मामला है कुछ। तो इसका आंसर बताओ, आगे ने नहीं बोला। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये जेईई मेंस में आ चुका है, तुम्हारे में भी आ चुका है। और अभी देखो क्वेश्चन लिखा था, चाहे चार्ट खोल लो, किसका था होगा, पहले ये, और चलो पहले ये कर दिया, फिर उसके बाद ये या ये, तो CH3Br CH3I ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ है, और जो गड़बड़ होता है वही आता है, या तो बहुत आसान आता है या तो गड़बड़ वाला एग्जाम में आ जाता है। तो ये है आंसर इसका, क्योंकि आप गलत क्या करेंगे, गलत ये करेंगे कि आप ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख के आंसर मार आएंगे कि इसका आंसर ये तो इसका भी आंसर ये। नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो डायपोल मोमेंट है ही है, या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलो या डिफरेंस बोलो। भाई इलेक्ट्रॉन बोल दोगे तब भी सही हो जाएगा। जैसे आपने कहा म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल END के, या आप कही दिए म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, तब भी बात सही इसलिए हो जाएगी क्योंकि अल्टीमेटली जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होगी उसमें तो डिफरेंस देखोगे। तो दोनों से आंसर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि हम म्यू निकालेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, तब भी हम मान लेते हैं सही आंसर तो वही आएगा। डिफरेंस कहो या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहो, तो यहाँ तो फंस गए। आपने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, तो आंसर ये, यहाँ तो गलत। तो केमिस्ट्री जानते हो क्या है, केमिस्ट्री हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन को सफा। आज पढ़ पढ़ के आओ, कल ही साफ हो जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ना पड़ेगा, जुगाड़ से, तरीके से, ट्रिक से। हम आपको पढ़ा दें और देखो लोग भागना स्टार्ट करें, तुम्हारे टीचर भागेगा। लेकिन बस हमारी बात सुनो खाली कि मैं क्या बोलता हूँ। सच बताऊँ कि तुम्हें केमिस्ट्री टीचर भागेगा। अभी एक बच्चा आया था परसों मेरे पास, वो आया था रानी लक्ष्मीबाई, एक स्कूल है यहाँ पे विकास नगर में। उनकी मैडम, हम पढ़ाए थे एक लड़के को 2017 में, तो 2 लड़के थे। तो एक तो कोचिंग नहीं करता था, मैं बहुत परेशान रहता था कि हमसे पढ़ ले। एक्चुअली वो NCERT इतनी बार खुद से पढ़ा था, मतलब बहुत सीधा था, बहुत पढ़ता था। और वो लाइन लाइन 17 में भी एक्सरसाइज पढ़ डाला था। तो मैं उसे कहता था तू पैसा ना दे, हम इसे पढ़ ले, क्योंकि हम कुछ भी पूछे फट से बता दिया करे। तो मैंने कहा तू पढ़ता क्या है, करा कुछ नहीं, खुद से पढ़ता हूँ, NCERT पढ़ता हूँ। और इतना अपडेट रहता था कि मैं चाहता था कि इस बार तो सेलेक्ट होगा। मैंने उसका टेस्ट लिया, मैंने प्राइस टेस्ट रखा था, तो वो सेकंड टॉप पे आ गया। हमें पता था कि ये टॉप करेगा, यही मालूम था कि आओ, कोचिंग भी नहीं करा, सेकंड टॉप पे आ गया हमारे यहाँ। तो मैंने उसी दिन समझाया कि तुम हमसे पढ़ लो। कह रहा नहीं, हमारी फ़ोटो छाप लो अलग बात है, लेकिन पढ़ने नहीं आएंगे, टाइम ख़राब होगा मेरा। इतना अपडेट था वो। और उसी साल 12th में वो GSBM पाया। 5 लड़के मेरे सेलेक्ट थे, वो भी सेलेक्ट था, लेकिन उसका फ़ोटो में नहीं छपा। तो मुझसे पढ़ा नहीं था, खाली टेस्ट देने आता था, अपडेट था। एक और उसी आता था, वो बड़ा हीरो था, वो अफजल गगरी वाला था। वो थोड़ा बहुत पढ़ लेते, जाके पूछे ये बताओ इसमें कि इसमें ज़्यादा। अच्छा, वो उसके अंदर ये सब नहीं था, वो जो चीज़ जानता तो कभी बोलते नहीं था, और संडे खाली मेरे पास आते था। तो हम यही समझा रहे हैं। अब मैं उससे, मेरा दिल कहता था कि ये बहुत अच्छे कॉलेज में जाएगा, तो मैं उसको परेशान था कि थोड़ा हम उसको सिखा दे तो अभी मेरा नाम और हो जाएगा। लेकिन वो कोचिंग नहीं किया, मुझे पता था नहीं किया और नहीं करा वो। और दूसरा वाला कर रहा था। तो ये दोनों पढ़ते थे वहीं जाके। तो उनकी मैडम इस टाइम HOD हैं, बहुत परेशान करते थे। केमिस्ट्री टीचर थी, बहुत परेशान करते। जहाँ वो स्टार्ट करे वो दूसरा पूछने लगे। तो वो कहे मैं आए दिन हमें पनिशमेंट मिलता था। तो मैडम पूछी कहाँ पढ़ते हो, तो हमने नाम बता दिया कि मैम हम कोचिंग करते हैं, फला साहब से पढ़ते हैं, इसलिए आप हमसे जो पूछोगे तो दिक्कतें होगी। इतना मतलब वो 12th में थे, यह हाल था उन लोग का। तो दूसरे वाले में समझा रहा था कि हीरो मत बन, जो आया है इसी तरह रहा। और वो 12th में ही GSBM पाया था। एक ऐसी और थी, पता नहीं किसी हॉस्टल में गया था, उसको भी मुझे 2 ही 3 बच्चे मिले, आज तक मुझे याद है। मैं उसको भी बोल रहा था कि तो हमसे पढ़ ले। करे नहीं, कोचिंग नहीं करेंगे। एक बार फलाना किया था, नाम नहीं लेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, वो मुझे लूट लिए हैं। तो अच्छा, वो इतना अपडेट थी यूट्यूब से करके कि वो खुद NCERT पढ़ती थी। और NCERT जो पढ़ता है वो 10-20 पॉइंट हमने पूछा, अगर बता दिया तो मेरा दिल कहता है इसको पढ़ाना चाहिए, एकदम अपडेट ही निकल जाएगा। वो उसने भी KGMC पाई।
तो कोचिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप कोचिंग हमसे पढ़ रहे तो इसको मतलब जानो, नहीं तो खुद एनसीईआरटी पढ़ो। अब एनसीईआरटी इतनी टफ लिखी कैसे पढ़ोगे? कोई यह पॉइंट यहाँ लिखा है तो कुछ पॉइंट वहाँ लिखा है, तो उसके लिए कोच चाहिए आपको। और जब कोच मिल जाता है तो हीरो बनने लगते हो। आज इसके बारे में बताता हूँ। तो मैं 2 बच्चों को कहानी बताया कि कोचिंग नहीं किए थे और मैं पढ़ाना भी चाहता था उनको, और वो कह रहे थे नहीं नहीं कोचिंग नहीं करेंगे, टाइम ख़राब होगा। यही बोलते थे कोचिंग नहीं करेंगे, टाइम ख़राब होगा। इंटर में थे तब भी करें टाइम ख़राब होगा। तो ये समझ लीजिए कि आप कोचिंग करें ना, एकदम एनसीईआरटी याद होना चाहिए, उसका एक एक पॉइंट याद रहता था। मैंने उठा के केमिकल कांड सवाल दे दिया, वो भी लगा दिया फट से। तो हमने कैसे लगा रहे सर, अगर नहीं लगा पाएंगे तो हमारे पास इतनी सारी ऐप है, इसका सोल्यूशन दिया है कि हम खुद देख सकते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कोचिंग करने की। और मैं टेस्ट देता हूँ तो मैं हमेशा टॉप में आता हूँ, तो मैं क्यों कोचिंग करूँ। और इस पे आओ, ये आंसर है। तो आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये मोटिवेट के लिए बताता हूँ कि जागिए आप भी। अब इस पे आइए, तो देखो एक फार्मूला है, हाथी के दांत सिर्फ यही इस्तेमाल हुए हैं इसी में खाली। ये जो फार्मूला है ना, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू एल, ये है ना फार्मूला। अभी तक बताओ खाली 2 सवाल लगवाया हूँ ना, उसके अलावा इसको मैंने कहीं यूज किया हूँ? नहीं किया हूँ ना, कहीं नहीं यूज किया। देख लो, न्यूमेरिकल लगा के कहीं यूज नहीं है, इसमें यूज है। आओ चेक करो, ये सी है, यहाँ पे सी एल है, और यहाँ पे एच लगा है, यहाँ पे एच लगा है, यहाँ पे एच लगा है। इस पे आओ, ये सी है, यहाँ पे लगा है एफ, और यहाँ पे लगा है एच, यहाँ पे लगा है एच। देखो यहाँ पे करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये मीना हो गया। ये क्या है? लीना है। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो मूवमेंट किधर होगी? ये तो इनके बीच में कुछ दूरी होगी, नहीं होगी? बिल्कुल दूरी होगी। अरे एक ही है, इसके बीच में कुछ दूरी होगी जिसे बोलेंगे एल या आर। यहाँ पे भी यही है, ये मीना है, ये मीना है। ये कौन सा है आपका? लीना है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, किसी दूरी में होगी। तो यहाँ इन दोनों में एक बात आ जाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बजाय जो इस चार्ज की हम वैल्यू यहाँ लेते हैं, ये क्यू है, मान लो आपका ये पॉजिटिव क्यू है, पार्शियल क्यू है, तो पॉजिटिव क्यू है, पार्शियल नेगेटिव है। तो आप ये देखिए, अगर ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो देखो चार्ज लेंगे तो साइन नहीं लेते हैं। ये फार्मूले में जो चार्ज होता है विदाउट साइन, जितनी वैल्यू ये होगी उतनी वैल्यू, ये साइन नहीं लेना है। तो मान लो इस पे वैल्यू आई 2, तो यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 2 प्लस, तो वैल्यू लगेगी 2। यहाँ आर की दूरी मान लो आपका 10 एंगस्ट्रॉम है, तो आप 10 ले लेंगे। अगर आप मीटर में रखना, मीटर में रख लेना, तो 10 के पावर माइनस 10 कर देना। एसी में तो सेंटीमीटर रख लेना। तो चार्ज इंटू दूरी ये तो लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं देखना होगा। यहाँ का आंसर इसलिए ज़्यादा है, ये ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि जब हम इनमें लिखते हैं तो चार्ज इंटू दूरी का मल्टीप्लाई वैल्यू म्यू इसमें ज़्यादा आ जाता है, और जब हम इसमें देखते हैं चार्ज इंटू दूरी तो इसकी वैल्यू कम होती है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो ये ऑर्डर लिखिए, ये वाला, यही सही आंसर ये है, और इसके नीचे एक लाइन लिखिए, चाहे ये बना सकते हो, ये वाली वैल्यू, ये आपका हो जाएगा मीना और ये आपका हो जाएगा लीना। तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू इक्वल टू क्यू इंटू एल, और यहाँ भी ये लिखेंगे, ये आपका नेगेटिव वैल्यू है और ये आपका पॉजिटिव है, और ये हो जाएगा आपका म्यू इक्वल टू क्यू इंटू एल। और इसको अगर आपको आंसर देखना है तो देखो, ये ऑर्गेनिक बुक रखा होगा, उन पर ऑर्गेनिक फटी हुई रखी होगी, उठा लो। उधर ऑर्गेनिक बुक उधर दिख रहा है, शीशे के बगल में है, खोल के देख लेना, नहीं तो उठा लो कुछ और। 12th का ऑर्गेनिक है, दोनों पेज फटा है ऊपर का, क्योंकि देखना जरूरी है कि ये कहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ हम नहीं पढ़ा रहे, यहाँ एक ही लाइन लिखा हुआ है। हाँ ऑर्गेनिक यही बोला हो, खोल के देख लो, ऑर्गेनिक होगा उसमें, सब कार्बन कार्बन बना होगा सब। 2 किताब रखी है, एक ऑर्गेनिक है, फिजिकल की एक रखी होगी। इसके आंसर लिख लो, आर्डर ये हो गया, ये लिख लिया आर्डर, और आर्डर में इसका आंसर क्या है, तो आंसर देख लो। अभी चार्ट में दिखाता हूँ, एक लाइन यहाँ लिखो, लिखिए डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज मोर, डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज मोर, डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl
इज मोर देन डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज मोर देन किससे? CH3F। CH3F नहीं मिल पाया? लाओ, डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज मोर देन CH3F, यानी इसकी डायपोल मोमेंट इसके ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? आगे लिखो, डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F। ठीक है, बिकॉज, क्या कारण होगा? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू L, प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू L, प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू L, ये प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू L, Q इंटू L का मल्टीप्लाई को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू L। ठीक है, ऑफ CH3F become smaller, CH3F become smaller due to extremely size of, due to extremely small size, due to extremely small size of, due to extremely small size of fluorines, small size of F, small size of F। नोट कर लिया कि छूट गया? फिर से बोलें, ये रहा। आपको मैंने क्या लिखाया? जब इनके हम वैल्यू, इनका चार्ज और इनकी L की वैल्यू रखते हैं, इनका चार्ज और इनकी वैल्यू रखते हैं, केवल एक चार्ज लेंगे बिना साइन के, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, इसकी वैल्यू छोटी आएगी। क्यों छोटी आएगी? क्योंकि F की साइज क्या होता है? छोटा। ये है आर्डर। अब आप देख लीजिए, ये तो आपका हो गया एक्सप्लेनेशंस कि आप कैसे समझाएंगे, और ये है आपके आंसर्स। देखो, पूरी एनसीईआरटी को मैं लाल पीला कर देता हूँ, पूरा एकदम याद करा दूंगा A to Z। बस आप घर पे जाके पढ़ते रहिए, देखिए धीरे धीरे पहाड़ बन जाएगी अगर आप घर पे पढ़ेंगे नहीं। ये देखो, हाइलोएरिन्स, हाइलोएल्केन्स, ये लिखा हुआ है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I। आगे देखो डायपोल मोमेंट की वैल्यू, देखो डायपोल मोमेंट वैल्यू दिया है। CH3F की जो वैल्यू है ये है 1.847 और इसकी वैल्यू है 1.860। CH3Br की वैल्यू है 1.830, इसकी वैल्यू है 1.636 वैल्यू। यानी हमने वैल्यू लिख दिया। क्यों लिख दिया? ये आपको याद नहीं करना है, आंखें फाड़ फाड़ के देखना है, ताकि आपको पता रहे कि बड़ी वैल्यू किसकी है? CH3Cl की 1.86 है। कह रहे यहाँ भी तो सेम है। जब दो वैल्यूएं सेम मिल जाती है तो अगली वैल्यू देखी जाती है। तो यहाँ 8 मिल गया, तो यहाँ क्या होगा? 0.6 है, यहाँ कितना है? 4 में है, तो ये 4 वैल्यू छोटी है और 6 वैल्यू बड़ी है, तो यानी ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी है। नहीं समझ में आया? CH3Cl का डायपोल मोमेंट ये दिख रहा है बड़ा है, ये छोटा वैल्यू है, और धीरे धीरे आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया? तो डायपोल मोमेंट आपको, या ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ तो स्पेशली ऑर्गेनिक में दिखा रहा हूँ। ये सवाल आपको पूछा जा चुका है, ये कई बार पूछा चुका है। जेईई मेंस जहाँ जहाँ गड़बड़ है वहाँ आएगा। तो अगला पॉइंट लिखिए अब, लिखो इन प्योर एल्कीन, इन प्योर एल्कीन्स, अगला पॉइंट है इन प्योर एल्कीन। प्योर एल्कीन समझते हो? जब एल्कीन एक जैसा हो, उसमें डिफरेंट कोई, जैसे मान लो आपने कहा एल्कीन, एल्कीन मतलब हमने कहा ब्यूटीन 2, तो जब ब्यूटीन 2 बनाएंगे तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और आपका हाइड्रोजन या मिथिल ग्रुप लगा होगा। लेकिन अगर हमने प्योर वर्ड हटा दिया तो H हटा के वहाँ NO2 भी लगा देंगे, H हटा के वहाँ हम Cl लगा देंगे, तो ये प्योर एल्कीन नहीं कहलाएगी। तो प्योर एल्कीन वर्ड है और उसमें सिस और ट्रांस पढ़ना होगा। तो लिखिए एक लाइन, लिखिए इन प्योर एल्कीन डायपोल मोमेंट ऑफ सिस फॉर्म,
इन प्योर एल्कीन डाइपोल मोमेंट इन सिस फॉर्म, इन प्योर एल्कीन डाइपोल मोमेंट इन सिस फॉर्म, ठीक है, सिस फॉर्म इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस फॉर्म, इज greater than dipole moment in transform। आओ देखते हैं ये प्योर का वर्ड क्या होता है, इसको आते हैं। जैसा मान लो एल्कीन है, ये लिखा है ब्यूटीन्स, या कुछ लोग बोलते हैं ब्यूटीन या ब्यूटुइन, या कह देंगे पूरा नाम आखिरी में टुइन कह देंगे। तो ब्यूट माने कितने कार्बन का, 4, और कहीं 2 नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आप बना लीजिए। तो मान लो ये है, ये तो होगा, तो आप क्या कहेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 तो बोलेंगे। अरे ऐसे तो पढ़ के आए होंगे, ऐसे पढ़ के आए होंगे। इसको बनाते हैं सिस, और ट्रांसफॉर्म क्या होता है, हमारी तरीका, हमारा ट्रिक है। जैसे मतलब ये रूम है, ये हम बोलेंगे तिरछा, हिंदी में क्या बोलेंगे, तिरछा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो आप हिंदी वाले बैठो, अंग्रेजी वाले बैठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। अब तो नीट 8 भाषा में होने वाली है, अरबी, फारसी, उर्दू, तेलुगु। अभी पता नहीं कहाँ एग्जाम नहीं हुआ है ना, कहाँ नहीं हुआ है, हाँ, तो अभी तुम्हारा नीट रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो अब 8 भाषा में होता है, तो तुम भोजपुरी में कह दो, भोजपुरी भाषा में आए तो भोजपुरी में आने लगेगा, क्या दिक्कत है। तो नीट किस, तो आपको समझना है। अब नहीं सर अंग्रेजी में आ गया था, हम तो हिंदी शुद्ध देहाती हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, देहाती हैं। अब चाहे हिंदी पढ़ो चाहे अंग्रेजी पढ़ो, बात तो वही है। आप हिंदी में पेपर भरते हो तो एक तरफ हिंदी लिखा होता है, एक तरफ अंग्रेजी लिखा होता है, ना हिंदी समझ में आता ना अंग्रेजी समझ में आता है, क्योंकि हिंदी तो और टफ होता है। उत्प्रेरक, उत्क्रिया, अभिकारक, अबकारी, अपना पता अपने गायब हो गए। फिर हिंदी इंग्लिश में गए, इंग्लिश पढ़े वो गायब हो गए, क्योंकि आप ढंग से सुनते ही नहीं हैं, इसलिए ना ये समझ में आता ना। आप एक बार सुन लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। हमें तो नहीं लगता कि हिंदी अंग्रेजी में कुछ फ़र्क पड़ता है। बस आप बैठे हैं चुपचाप, तो चुपचाप बैठे तो यहाँ आइस थोड़ा बट रही कि बस खा लो निकल लो। जैसे होता है ना शादी ब्याह में क्या होता है, बस निगाहें होता है, दूल्हा पहुँच गया, बस कब खाना मिले, कब टूटो, भागो भागो, टूट लिया के बाद तुरंत 4-5 कोल्ड ड्रिंक फ्री पी लिया, डकारते हुए भाग गए, ऐसे करके। या कहीं तकरीर होता है या कहीं कथा वथा होता है, तो बस निगाहें होती हैं कब लड्डू बटे, कब लड्डू बटे। तब यार लड्डू थोड़ा हम यहाँ बांटने आए हैं, आपको लड्डू बटे, ये लीजिए तो लेके जाइए कुछ, तो लड्डू लेते रहिए। और जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, मतलब AC लगी है, 4-5 ठो बैठे हैं, आराम से चल रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अरे वो दिन एग्जाम के दिन हम सो ही नहीं पाए, मच्छर परेशान कर रहा था, मतलब तमाम बहाना। 2 साल सर लॉकडाउन था, पढ़ाई नहीं हो पाई, तो कहाँ नीट क्वालिफाई कर पाएंगे। अब लोग एक कह रहे थे कि ऐसा थे, तो हम सर गंज में तैयारी किए हैं, तो हमने कहा हम भी तो वहीं पढ़ा रहे थे, ऐसे हमारे अस्पताल पे आ गए थे, तो हमने कहा हम भी तो पढ़ा रहे हैं। सर हम आपका नाम सुने नहीं, तो हमने कहा नंबर, अच्छा सर नंबर ना पूछिए। हमने नंबर काहे ना पूछे, नंबर है तो मेरा है नंबर ना पूछिए। हमने नंबर पूछ लिया, सर ये नहीं पता, सर नंबर 200 से भी कम आया है, 2 साल कोचिंग किए थे। तो काहे कहे, सर हमारे सिर में हमेशा दर्द रहता है, लो टेंशन खत्म, सिर में हमेशा हमारे दर्द, तो काहे कोचिंग कर रहे थे, दर्द था तो। ऐसा ऐसा बहाना खुद फंस जाए। अब हम अगर फिजिकली बीमार हैं तो कोचिंग का मतलब क्या है, हम कोचिंग ही नहीं किए हैं, फिर दर्द भी था कोचिंग कर रहे थे। हाँ सर हमारे रूम पार्टनर का तो हमसे भी कम आया था, उसका तो 100 से 125 खा लिया था, अब रूम पार्टनर के ऊपर आ गए तो क्या यार दुनिया है हमने उसके भाई से कहा इनका दिमाग सही कराओ, ये कोचिंग ना कराओ। उसके भाई के सामने मैंने बोला कोचिंग जो ना करो बर्बाद लूट डालेगी, ये 200 नंबर लाए हैं। अबे बायोलॉजी में 360 नंबर का होता है, वही खाली कर ले तो नंबर आएगा। 200 नंबर कौन सा नंबर होता है, खाली मूर्ख वाली बात करते हैं। ये रहा, तो उसका भाई समझ गया कि हाँ कुछ मामला है, अब तुम्हारी तैयारी बंद करा दिया। ये रहा, तो ध्यान देना तैयारी बंद हो जाती है। अगर हमसे कोई मिलते हैं हम बता देते हैं, भोजबाड़ी कर देते हैं कि तैयारी ना कराना, फालतू तैयारी ना करो,
ये जितना लोग 22 लाख लोग बैठते हैं ना, 22 लाख, इसमें कम से कम मान के चलो तो इसमें 11 लाख लोग तो खेत में काम करते हैं वो वाले होते हैं। बताओ, ट्रैक्टर चला रहे हैं, नीट का फॉर्म भर दिया, रिक्शा चला रहे हैं, नीट का फॉर्म भर दिया यहाँ। और इसमें भी 1 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोचिंग करते करते डिसाइड कर लेते हैं अगले साल फलवा क्या पढ़ना है। मतलब एडमिशन लिया, 2 महीना बाद हम डिसाइड कर लिया फलवा क्या पढ़ेंगे। अबे पढ़ते पढ़ते डिसाइड कर लेते हैं अगले साल का। ऐसे भी 1 लाख लोग हैं इसमें, या 2 महीने में डिसाइड हो जाता है कि फलवा क्या पढ़ेंगे। तो देखो ये जो है ये तिरछा है, जैसे मान लो ये है, ये कोना है, तो ये आप कहेंगे अगर यहाँ कोई बैठा और यहाँ कोई बैठा है, सेम बैठा है, डायगोनल पे सेम है, तो उसे बोलेंगे ट्रांस। अभी हम आपको पढ़ाएंगे एक और ज्योमेट्री क्या होती है और शेप क्या होता है। तो ज्योमेट्री का मतलब अरेंजमेंट। तो देखिए लाइन खींचो, देखो ये दिख रहा है, ये कोना दिख रहा है। अरे ये रूम है यार, ये कोना मिला दो, ये कोना मिला दो, और ये कोना। अगर इस कोने पे यहाँ भी कोई बैठा हो या उस कोने बैठा हो, दोनों कैसे बैठे हो, सेम, तो ट्रांस। अगर इस कोने और इस कोने पे भी सेम बैठे हैं तब भी ट्रांस। अब सिस ट्रांस कहाँ पढ़ेंगे यार, अभी तो मुझे पढ़ाना है क्वाड्रेशन कंपाउंड। तो हमारा ट्रिक है कि अगर MA4 टाइप है तो उसमें कुछ भी नहीं बनेगा, अगर MA3 टाइप है तो B है तो तब भी कुछ भी नहीं बनेगा। सिस ट्रांस मिनिमम बनेगा तो A2 B2 कम से कम हो, यानी इसका मतलब इसमें एक सिस बनेगा और एक ट्रांस, 2 ज्योमेट्री बनेगी, एक सिस और एक ट्रांस। बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा इसको कि आपसे मतलब जैसे होता है ना, हवा नहीं लगेगी लोगों को, इतना खतरनाक पढ़ाऊंगा। लोग को नहीं लगती, आपको पूरा याद रहेगा, ये गारंटी इसका। तो पहली बात क्या ढूंढेंगे, सेंटर हो, उससे 2 लोग लगे हों, एक जैसा 2 लोग हों, एक जैसा 2 लोग हैं। मान लो ये सेंटर है आपका, 2 लोग हैं, 2 सेंटर हैं, तो देखो यहाँ पे A है तो यहाँ भी A है, तो देखो A क्या मिल रहे हैं, सेम। ये B वाले हैं तो ये B है, ये B मिलने सेम है। लेकिन अगर चारों एक जैसा कर दो, जैसे मान लो आपने कहा भैया ये है आपका CH2, ये है CH3, अरे कोई ऐसा मालिक्यूल ले लो, मान लो जैसे ये है CH4 ले लिया, ये ना सिंपल ले लगा है डबल, तो ये कार्बन है, इसे 4 लोग एक जैसे लगे हैं, तो सिस ट्रांस बनेगा नहीं। 3 लोग हों, एक हों तब भी नहीं बनेगा। तो क्या करना होगा, ये मैंने सेंटर मान लिया, तो देखो ये हो गए A2 और ये क्या हो गए B2, तो क्या कहेंगे MA2B2 टाइप। तो इसमें क्या बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। तो देखो ये तिरछा है, नहीं दिख रहा है क्या, ये दोनों एक कोने पे दोनों, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। उल्टा कर दो, यहाँ पे मिथाइल को बैठा दो और यहाँ को H बैठा दो, दोनों सेम नहीं होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं, ये तिरछा सेम मिल रहा है आपको, 2 पलट दिया। क्या पलट दिया, इसको हमने यहीं रखा, इस वाले को पलट देता हूँ, यहाँ क्या कर दें CH3, यहाँ पे आपका मिथाइल है तो यहाँ क्या कर दें H। आप कैसे रटते हैं, अगल बगल अगर सेम, अगल बगल सेम तो सिस। बता रहे हो ऐसे पलट हो, बाबा रामदेव की तरह हो जाओगे, बता रहा हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। जैसे बता रहे हैं वैसे करो, जो तुम कर रहे हो हम कर चुके हैं। बाबा रामदेव कहते जब आपका सिर में दर्द हो तो सिर ऊपर कर लो, और दर्द बढ़ जाता है, और कह रहे सिर ऊपर कर लो। तो उनके चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो फिर लाल पहनना पड़ेगा आपको भी ना रहे उनके चक्कर में। हाँ, फिर कहानी सब गड़बड़ हो जाएगी। ये रहा, तो आपको ये तिरछा सेम मिल गया तो ट्रांस। देखो कुछ नहीं किया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, चाहो इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा के यहाँ रख दो, अपने आप पलट जाएगा। भाई इसको उठा के यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, और ये दोनों नहीं मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं है। जैसे मान लो हमने इसको रोक लिया, चलो ठीक है फिर से बनाता हूँ ताकि तुम गड़बड़ ना करो, तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना। हमने इन दोनों को रोक लिया, तो देखो यहीं रोक लिया, ये रोक लिया, इन दोनों को पलट दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, लो ऐसे कर लो। ये तुम्हारे लिए आसान लगेगा। अरे यार इन दोनों को रोका हूँ, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, चेक कर लो, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे H,
सेम लग रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे H, सेम लग रहा है? नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा? अपने आप सिस, और सेम सेम मिले तो ट्रांस। अब आओ कहानी है डायपोल मोमेंट की, ये तो भी तुम्हें तरीका सिखाया। तो इसको मैंने जो आपको ये लिखा था, ये वाला CH3 CH2 डबल बॉन्ड, ज़्यादा तो नहीं हो गया, CH रहेगा, ये CH3, तो इसको बोलते हैं ब्यूटीन टू इन का फार्मूला है ये बना दिया। आओ चेक करो, देखो ये मीना है कि नहीं है? ये लीना है, क्योंकि कार्बन सबसे, कार्बन आगे है तो हाइड्रोजन पीछे। अरे ये फिर वही लगाओ फ़ोन, पूरा केमिस्ट्री में फ़ोने लगाओगे, अपने घर पे कहोगे फ़ोन लगाओ तो कहीं कौन सा फ़ोन लगा रहे हैं? ये रहा, तो यही लगाना है आपको, ये रहा। तो जो कार्बन है आगे और हाइड्रोजन है पीछे, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो डायपोल भी किधर होगी? इधर। क्लियर? इसमें आओ, ये है, ये आपका है मीना, ये है लीना, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ये जा रहा है, तो डायपोल भी इधर हो गई। आओ चेक करो, दो वेक्टर, ये वेक्टर दोनों एक जैसे हैं लेकिन खोपड़ी मिला रहे हैं। दो वेक्टर एक दूसरे की खोपड़ी मिले तो क्या होता है? म्यू बराबर 0। खोपड़ी मिलाएं तब वो 0, पैर मिलाएं तब वो 0। ये देखो, दो वेक्टर एक दूसरे खोपड़ी मिलाएं, अगर ये दोनों सेम है तो म्यू बराबर 0। दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो भी म्यू बराबर क्या होगा? 0। तो ये हो गया 0, 0 हो गया। खोपड़ी मिलाने से भी 0, अभी ना खोपड़ी मिला के तोड़ देना किसी की। ये रहा और इस पे आओ, ये दो वेक्टर हैं। अच्छा ये बताया नहीं, ये लीना मीना नहीं चलेगा, पढ़ाएंगे आपको मिथाइल और इथाइल। तो एक वर्ड होता है प्लस आई इफेक्ट, जिसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, नाम सुना होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। अरे इतना तो पढ़े होगे चाहे भले ना होता हो। तो एक वर्ड होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है आई। तो आई दो तरीके से होता है, एक आई होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। ज़्यादा कुछ ना जानो, इतने खाली सीख लो। कहीं मिथाइल और इथाइल लगा होगा, CH3 CO2H5 लगा होगा। कौन कौन? एग्जाम्पल में प्यार से मिथाइल, इथाइल और आई, मतलब हाइड्रोजन, तीन चीज़। मिथाइल CH3, इथाइल C2H5 और H लगा होगा। तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो क्या करते हैं? जैसे नूर वाले थे बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते थे, ऐसे ही किसको इलेक्ट्रॉन देंगे? कार्बन को। तो देखो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा डायपोल किधर होगा? उतरे ही। तो ये रहा, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो डायपोल किधर जा रहा है? इधर। इनको अलग से ले लो, ये इधर जा रहा है, खोपड़ी मिला रहा है, और इसकी खोपड़ी इधर आ रही है। तो दो खोपड़ी मीन्स दो वेक्टर एक दूसरे को, चाहे वो हेड हेड मिलाएं चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में टेल हों, तो उसकी म्यू बराबर क्या होती है? 0। तो इसका भी म्यू 0। तो रिजल्टेंट क्या होगा? इससे भी 0 और इससे भी 0, तो म्यू बराबर क्या आती है? 0। तो आप रटे होते हैं एल्कीन चैप्टर में, जब आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे कि ट्रांस एल्कीन की जो है म्यू वैल्यू 0, डायपोल 0, रट कर 0, फिर भूल गए। सही बता रहे हैं, अगर ट्रांस का है किसी का है, ट्रांस का है किसी का, 2 बार कन्फ्यूज कर दिया, कन्फ्यूज हो गए। जहाँ 2 बार सोच लो ट्रांस है किसी, ट्रांस है किसी, भूल गए। अब ऐसे पढ़ो, कभी भूल ही नहीं सकते हो। रट के आओगे जहाँ तुमको रोका 2 बार, समझ लो हमको तो ट्रांस का नहीं लग रहा है, सिस का लग रहा है, अब तुम्हें कन्फ्यूज कर दिया। तो रटने में यही फ़र्क होता है। कबड्डी कबड्डी करते करते सांस टूट गई, और ये जो है सांस कभी नहीं टूट सकती। लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। ये देख लो, ये एक गोला कर दिया था, किस में हम पढ़ रहे हैं? प्योर का मतलब अगर हमने यहाँ H हटा के Cl लगा दिया, हमने H हटा के NO2 लगा दिया, यहाँ कोई और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम लगा दिया तो प्योर एल्कीन नहीं कहलाएगा। तो प्योर एल्कीन ये कहता है कार्बन, हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप लगा हो तब प्योर एल्कीन कहते हैं। तो अब आप कंफ्यूज। उसने कहा कि एल्कीन में डायपोल मोमेंट ट्रांस की 0 होती है, शर्त लगा लिया उसने, तो फंस जाओगे। उसने प्योर नहीं कहा, क्या बोला? एल्कीन में डायपोल मोमेंट ट्रांस की 0। तुम कहोगे हाँ 0 हमारा टीचर ने लिखाया है। कह रहा सोच लो, शर्त आ जाएगी, हार जाओगे शर्त। तब आपको शर्त लगाने से पहले दिमाग खोल लेना कि किस एल्कीन की बात कर रहा है, क्योंकि वो एल्कीन बोला है, वो प्योर की बात कर रहा है या इम्प्योर, यानी कोई और ऐड कर देगा तो उल्टा हो जाता है मामला। तो आप आधे अधूरी नाले लेके नहीं चलेंगे, इसलिए हमने ये लाइन लिखा है, गोला कर दिया है प्योर।
आप ही फंस जाओगे, हम ही पढ़े हम ही लोग फंसा देंगे तुमको लोग। ले देखो ये प्योर एल्कीन है, कार्बन हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप लगे हैं, ये प्योर कहलाते हैं। अभी हम बदल देंगे NO2 लगा देंगे, यहाँ Cl लगा देंगे तो आप फंस जाओगे, उल्टा हो जाएगा। इसमें आओ, इसलिए बहुत सोच समझ के वर्ड बोलना है। और अगर आप मेरी बात को सीख गए तो फिर तो कुछ है ही नहीं, तो बहुत आसान है। फिर आओ, ये देखो ये तो प्लस आई है, तो प्लस वाई क्या करते हैं, ये प्लस वाले क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, कार्बन को। ऐसे छोटा मोटा भाषा लिख दिया, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। उल्टा बोल दो, जो पढ़ा रहा हूँ सबके बारे में बता रहा हूँ, रटा वटा नहीं रहा हूँ, सबके बारे में। और प्लस आई बता दिया कौन कौन है, ये मिथिल ग्रुप होते हैं CH3 बोलते हैं, इथाइल ग्रुप होते हैं C2H5 होते हैं, और ये H वाले होते हैं। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन कार्बन को देंगे। और उल्टा इसमें क्या होगा, देखो ये आपका क्या है, मीना, ये क्या है, लीना, क्योंकि कार्बन आ गया हाइड्रोजन पीछे, तो देखो इलेक्ट्रॉन ये गया, तो डायपोल भी इधर। इसमें आओ, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो ये दिया। अरे कार्बन आगे है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर गया। आओ देखो, ये दो लोग हैं, ये H है और ये H है, ये मिथाइल वाले हैं, ये मिथाइल वाले हैं। देखो मिथाइल वाले भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अरे लिखा तो है ये मिथाइल वाला क्या करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है। बहुत ध्यान से देखना, दो लोग ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये ऊपर से, और दो लोग ऐसे नीचे से दे रहे हैं। मान लो उधर से दो बच्चे हैं छोटे छोटे 5-5 साल के, और मान लो तुम लोग हट्ठा खट्टा 25-25 साल के दो लोग ऐसे, ये मान लो मेज रख, ये मेज है, एक मेज को धक्का ये दे रहा है और एक धक्का ये दे रहा है, और दो लोग तो पिद्दी बच्चे दे रहे हैं। ये पिद्दी है नहीं कि नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये पिद्दी वाले हैं, और ये भारी नहीं है क्या, हाथी की तरह दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर दे रहे हैं इधर दे रहे हैं, तो तुम खुद सोचो रिजल्टेंट किधर जाएगा। अरे 5-5 साल के पिद्दी के हैं, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये बड़ा दे रहे हैं लॉलीपॉप, तो आप खुद देख सकते हो। तो इनका जो है रिजल्टेंट, ये इन दोनों का, ये दोनों कम करेंगे, लेकिन बहुत कम नहीं, कुछ ना कुछ होगा। नहीं दिख रहा है क्या, कितनी समझाएं इसको यार। ये देखो ये वाला ऐसे दे रहा है और ये वाला ऐसे आ रहा है, ये बड़े वाले हैं और पिद्दी वाले ये हैं, तो इन दोनों का इफेक्ट ज़्यादा होगा और रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इन दोनों के रिजल्टेंट से ये रिजल्टेंट आएगा, कुछ ना कुछ होगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या। ये मेज है, यहाँ पे हाथी की तरह दो लोग हैं, और उधर से दो तरह बच्चा 5-5 साल वाले हैं, तो धक्का किधर जाएगी, बच्चे को धक्का देके उधर निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा। अरे ये इतना बड़ा है, 3 तो यही है, H एक कार्बन है तो काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा डायपोल, तो इनका रिजल्टेंट इन हाइड्रोजन के रिजल्टेंट में कम होगा, तो रिजल्टेंट किधर जाएगी, इन दोनों के रिजल्टेंट आएगा, तो म्यू बराबर 0 नहीं होगी, तो कहेंगे म्यू सिस फॉर्म इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगी। तो ये आपके सवाल हैं कि डायपोल मूवमेंट ट्रांस का 0 होता है किसमें, जब प्योर एल्कीन होगी तब, और इम्प्योर एल्कीन हो तब इसका उल्टा होता है। यानी जो बात हम बोले हैं, तब आप जरूरी नहीं है कि ट्रांस का 0 हो, तब क्या हो जाएगा, हो सकता है ट्रांस में हो इसका 0 हो जाए। ध्यान दीजिएगा। तो दो बातें हैं, आप कहीं सवाल पूछते हो आप फंस जाते हो, अगर वो पढ़ा लिखा है समझदार होता है, पूछ लो फंसा देता है कि तुम कौन सी एल्कीन की बात करते हो, हम तो रट के आए थे ब्यूटीन 2 की, घुमा दिया, लो अच्छा अब बताओ तुम, फिर घुमा दिया, ये लो बताओ अच्छा अब क्या करोगे। तो देखो पढ़ो दिमाग खोल के, और दिमागीन नहीं हो दिमागीन खरीद लाओ, घर वाले कहते हैं दिमागीन खरीद लो, दिमागीन से कोनो फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप 22 साल के हो गए तो कोनो फ़र्क नहीं पड़ेगी, वैसे कोनो फ़र्क नहीं पड़ता है दिमागीन खाने से, आपको दिमाग सोचो बस, ठीक है। तो ये आपके डायपोल मूवमेंट ख़त्म हो गए, 1-2 पॉइंट पढ़ाना है, फिर उसके बाद आपको पढ़ाएंगे
थ्योरी जो होगी या पढ़ाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड में, जो है आपको या तो बेस पर थ्योरी पढ़ाएंगे या फिर जो है आपको बता देता हूँ, ये पढ़ के आइएगा। ये डायपोल में, अच्छा हाँ याद दिलाना है, थोड़ा सा रह गया था ये आपका जो है जहाँ पढ़ा रहे हैं इसके ऊपर है नहीं कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी फैजान्स रूल वाला, बंद कर दो, फैजान्स रूल वाला, तो ये रह गया था, इसको एक्सप्लेन कर